हेलो दोस्तों। और क्रोल मुरिम के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैनाम आइलैंड के ऊपर आने के बाद में यूएलजी हो के अभी 15 दिन बीत चुके हैं और वो बोलता और ज्यादा तेजी से। और यूएलजी हो ने अपने जितने भी ये चमचे थे इनको हर एक दिन ट्रेनिंग करवाई और उनकी जो ट्रेनिंग का फोकस था वो उनकी एबिलिटीज को इम्प्रूव करने पर ही था। और हम कुछ दिन पहले का सीन देखते जहाँ पर कि कोई बोलता क्या एक ट्रेनिंग मैच, तो वो दूसरा बच्चा बोलता कि हाँ और तुम भी जानना नहीं चाहते क्या आखिर तुम्हारे जो चमचे है उनके स्किल का लेवल कितना है। यूएलजी बोलता ठीक है चलो ये करते हैं। और इसी के साथ में सामने वाला बंदा भी बोलता क्या सच में। और यूएलजी हो मन में सोचते कि वेल ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और हम देखते हैं कि वहां पर जो दूसरा वो बंदा होता है वो लड़ रहा होता है और वो सामने वाला बंदा हमारे जो यूएलजी हो का चमचा होता है उसके कपड़े को फाड़ देता है। और वो यूएलजी हो का जो साथी होता है जॉन वो बोलता है कि मैं हार मानता हूँ। और दूसरा बंदा बोलता हमारा विनर है हैनम फैक्शन। और वो बंदा बोलता हाँ। और यूएलजी हो बोलता अरे यार। और दूसरे लोग बोलते हम लोग वापस जीत गए। यूएलजी हो बोलता है कि आखिर हम लोग एक सिंगल मैच भी कैसे नहीं जीत पाए यार। और हेवंग बोलता मास्टर और हम लोग माफी चाहते। और तभी वो सभी लोग उदास खड़े होते हैं और यूएलजी हो बोलता ओए। वो लोग बोलते कि हाँ। यूएलजी हो बोलता कि अब से तुम लोग 10 गुना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करोगे समझे। और तब तक ट्रेनिंग करो जब तक तुम मर ना जाओ। वो लोग बोलते यस सर। और इसी के साथ में हम अभी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कई दिन बीत चुके होते हैं और यूएलजी हो बोलता चलो सभी लोग सुन लो। और हम लोग हैनम को कल के दिन छोड़कर जाएंगे तो तुम लोगों को पता होना चाहिए ना कि आज हमारा आखिरी दिन है। वो लोग बोलते कि हाँ। आगे यूएलजी बोलता कि आज के दिन आज के बाद में तुम्हें कभी भी अपना बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा तो अपने आप को तैयार कर लो। वो लोग बोलते ठीक है। और तभी को बोलता ओ तुम लोग जल्दी आ गए और क्या तुम लोगों ने ज्यादा इंतजार किया। यूएलजी हो बोलता नहीं नहीं हम लोग भी अभी यहाँ पर आए और आखिर कैंग यू कहाँ पर है। तो वो बंदा बोलता है कि वो मुझसे ऐसा कहा गया कि जो हेड थे उन्होंने उसको बुलाया है। यूएलजी हो बोलता वो ऐसी बात है। और आगे बोलता वेल चलो उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते और शुरू करते हैं। सामने वाला बंदा बोलता आखिर रूल्स क्या होंगे। यूएलजी बोलता कि पहले वाले सेम रूल और जो सबसे पहला इंसान होगा दुश्मन के कपड़े फाड़ने वाला वही जीतेगा। तो सामने वाला इंसान बोलता समझ गया। और इसी के साथ में जॉन के सामने उसका दुश्मन खड़ा होता है। जॉन बोलता कि अब इस बार तुम पिछली बार की तरह आसानी से नहीं जीतोगे। सामने वाला बंदा बोलता है हाँ मैं भी जानना चाहता हूँ यार किस तरह से हम जीतते। अब जॉन मन में सोचता पिछली बार मेरा नसीब खराब था और उससे पहले वाले समय भी मैं बस एक थोड़ा सा जीतते जीतते रह गया था और इस बार वो डिफरेंस में खत्म कर दूंगा। और यूएलजी हो मन में सोचता चलो और देखते कि आखिर इस बार तुम मुझे क्या दिखाओगे जॉन। और जॉन एकदम से सामने बढ़ता है और एक हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो दुश्मन होता है वो झुककर उसको डॉज करता है और दोनों की लड़ाई चल रही होती है। और जॉन मन में सोचता है कि लीफ ऑफ काइट जिसको कि मैं फॉलो करूंगा और अनलिमिटेड बाउंडिंग के साथ में। और सामने वाला बंदा मन में सोचता कि वो काफी ज्यादा हार्ड लड़ाई कर रहा है यार। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो पिछली बार जो हारा था लेकिन मैं भी हार नहीं सकता। और वो भी अपनी तलवार सामने लाता है। यूएलजी हो सामने इशारा करते हुए बोलता जरा वो देखो। और हेवंग बोलता आखिर वो क्या है। और यूएलजी हो बताता है कि ये 9 माउंटेन्स एंड 8 सीज है मतलब कि ये हैनम फैक्शन के स्वॉर्ड आर्ट में से एक है। और जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा पहले की 9 मूवमेंट्स बहुत ज्यादा शार्प है और तेज। और जो बाद की 8 मूवमेंट्स होगी वो सॉफ्ट लेकिन ताकतवर होगी। दूसरा बंदा बोलता है तो इसका मतलब कि क्या जॉन हार जाएगा। यूएलजी हो बोलता है मैंने ऐसा नहीं कहा मैंने बस बोला कि उसको देखो। तो दूसरा बंदा बोलता ठीक है। और इसी के साथ में जॉन और वो बंदा लड़ाई कर रहे होते और जॉन बोलता है इस बार मैं नहीं हारूंगा और सामने वाले बंदे को पीछे धकेले जा रहा होता है। लेकिन वापस लड़ाई घमासान चले ही जा रही होती है। एक बंदा बोलता मास्टर। और जो जॉन है वो दुश्मन के उस हमले के सामने टिका हुआ है। यूएलजी हो बोलता है कि मैं भी ये देख सकता हूँ। और वो मन में सोचता ये जो लड़ाई है बस शुरू हुई है और टिके रहना जॉन। और तुम कुछ ज्यादा जल्दबाजी मत कर देना बिल्कुल नहीं। और हमें बता जाता लेकिन यूएलजी हो जिस चीज की चिंता कर रहा था वो सच हो गई। और जो ये जॉन था ये और भी ज्यादा जल्दबाजी करने लगा था और बिल्कुल भी शांत नहीं था। और वो जल्दबाजी में आगे बढ़ता और सोचता कि मैं उसको हरा रहा हूँ मैं। और ऑफ कोर्स ये पहले वाली लड़ाई में बस मेरा नसीब खराब था। और वो मन में सोचता फाइनली मैं जीत जाऊंगा। और इसी के साथ में वो ऊपर कूदता और एक आखिरी हमला करता है। और यूएलजी हो मन में सोचता बेवकूफ कहीं का। और तभी हम देखते हैं कि जॉन बोलता नहीं ये मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता और आखिर ये कैसे हो सकता है। और सामने वाले बंदे ने उसके कपड़े को फाड़ दिया होता है। और वो बोलता है कि मैं बस तुमसे थोड़ा सा ज्यादा तेज था और हंसने लगता है। और जॉन काफी ज्यादा उदास होता है और बोलता है कि मैं हार गया। और वो बाद में अपना पैर पटकता बोलता है ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है यार और आखिर ये कैसे हो सकता है। और तभी उसके सिर पर एक पड़ती है। और यूएलजी हो बोलता है कि तुम्हें लगा था कि तुम जीत गए राइट। और जॉन बोलता है कि वेल। यूएलजी हो बोलता है कि अरे अरे। और तुम एक ऐसी ट्रिक में फंस गए जो कि एक बच्चा भी नोटिस कर लेगा। तो जॉन बोलता है मैं माफी चाहता हूँ मास्टर। आगे यूएलजी हो बोलता है कि मैं तुमसे बाद में निपट लूंगा। और चौबन जाओ तुम आगे जाओ और अब तुम्हारी बारी। चौबन बोलता है ठीक है। और यूएलजी हो मन में सोचता है कि तुम इस बार तो लड़ाई हारना ही मत चौबन। और वो मन में सोचता है तुम्हें जीतना ही होगा भले कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ में चौबन वहां पर सामने खड़ा होता है। और यूएलजी हो मन में सोचता है अरे यार। और एक जो ये जॉन बास्टार्ड है ये बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में और बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है। और दूसरा वाला एकदम उल्टा है ये। और यूएलजी हो बोलता है चौबन और तुम कुछ ज्यादा ही शांत नहीं हो। और अगर अगर तुम इतने ज्यादा शांत रहोगे तो तुम सच में कभी भी ऐसे जोश में आ ही नहीं पाओगे नहीं। और ज्यादा कुछ ऐसे हारने पर फोकस मत करो समझे और थोड़ा मजा लो।
और चौबन बोलता मैं समझ गया। यूएलजी बोलता है वेल मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हारे साथ में क्या होगा, लेकिन समझे। और वो दोनों ही दूसरे लोग मन में सोचते मैं तुमसे भीख मांगता हूँ चौबन प्लीज जीत जाना। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद में जो चौबन का दुश्मन होता है वो बोलता ठीक है चलो मैं हार गया। और चौबन बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़ाई थी। दुश्मन भी बोलता है हाँ सेम चीज़ तुम्हारे लिए भी। और जॉन तालियां बजाए जा रहा होता है और यूएलजी हो भी बोलता है बहुत अच्छे। और चौबन बोलता मैं बस लकी था। यूएलजी हो बोलता है कि लक भी एक टैलेंट है और तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुमने हार नहीं मानी और अंत तक टिके रहे। और सामने वाला बंदा बोलता है थैंक यू मास्टर। यूएलजी हो बोलता है कि ठीक है चलो और अब हम लोग बराबर हुए। और आगे बोलता है तुम्हें पता ना कि आखिर मेरा मतलब क्या है वोंग। हेवंग बोलता है हाँ बिल्कुल, और ये बस मुझ पर छोड़ दीजिए। तभी को बोलता वहीं पर रुक जाओ। और यूएलजी हो बोलता क्या कैंग यू। और तभी कैंग आता है और उसके हाथ में कोई चीज़ होती है। हेवंग बोलता है ब्रो और तुम लेट हो यार और तुम गलत समय पर आए हो। कैंग यू बोलता है हाँ तुम वैसे भी हार भी जाते मुझसे। हेवंग बोलता क्या मैं और हारूंगा। तो कैंग यू बोलता कि हाँ और तुम जैसा कछुआ तो आराम से हार ही जाएगा। एवल जी हो बोलता है तुम लोग हमेशा किसी ना किसी चीज़ पर लड़ाई करते ही रहते हो। और वो बोलता है आखिर एक मिनट और तुम्हारे हाथ में ये क्या है। तो जोबन बोलता कि तुमने देख नहीं सकते क्या, और ये एक वो फैल्कन है जिसको मैं बड़ा कर रहा था। यूल जी बोलता मुझे पता है एक फैल्कन है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ आखिर तुम इसको ऐसे उठा कर क्यों जा। कैंग यू बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, और जरा तुम्हें ये चीज़ उस बास्टर्ड से पूछनी चाहिए वहां पर। यूल जी बोलता है कहाँ पर, और वो सामने देखता है तो यूल जी हो का जो ईगल होता है वहां पर किसी जानवर को मारकर खा रहा होता है। यूल जी बोलता सॉरी लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना कि आखिर वो कैसा है। और कैंग यू बोलता है कि हाँ और तुम्हें क्या लगता है ये कोई चीज़ है जो कि बस माफी मांगकर सोल्व हो सकती है। और उसने बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से हर एक पंख को तोड़ दिया मेरे ईगल का। और यूल जी बोलता है कि बस उसको एक बार माफ कर दो यार। और मैं सच में उसके गुस्से को शांत करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं पक्का बोलूंगा कि ये वापस नहीं होगा। और कैंग यू बोलता है कि माफी है। और इसी के साथ में कैंग यू जब साइड में नीचे देखता है तो नीचे जो पहले वो ईगल जिस जानवर को या चूहे को खा रहा होता है उसका शरीर पड़ा होता है। और आगे कैंग यू बोलता है ओए बास्टर्ड, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मरा हुआ चूहा मेरे ऊपर फेंकने की। और यूल जी हो बोलता कि ये उसकी वार्निंग थी। कैंग यू बोलता वार्निंग। यूल जी हो बोलता कि हाँ उसको इंसानों की भाषा आती है और वो तुम्हें वार्निंग दे रहा था कि उसको गालियां देना बंद करो। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है और वो सच में गुंडे से कम नहीं है। कैंग यू बोलता क्या, और गुंडा। और हे वोंग बोलता कि हाँ सही कहा, और मेरा जो एक चमचा था जिसने कि इस पंछी को ताना मारा था वो ऑलमोस्ट मर ही गया था। और जोबन बोलता है कि हाँ और मैं तो उस पंछी से कभी पंगा नहीं लूंगा। जॉन बोलता है बस एक बार इसको जाने दो यार। और ऊपर से वो ईगल देख रहा होता है। और यूल जी हो बोलता चलो और अभी वहां पर खड़ा रहना बंद करो और आ जाओ। और आगे बोलता चलो, और अभी जो लड़ाई उसका अंत होने वाला है और हम देखते हैं कि इस बार कौन जीतेगा। कैंग यू बोलता नहीं और तुम्हें कहीं और जाना होगा और एक काम है। यूल जो बोलता है कि मैं। कैंग यू बोलता है कि हाँ तुम। और इसी के साथ में यूल जी हो एक जगह पर जाता है और बोलता है कि आखिर ये सब क्या है। तो वो दादाजी बोलता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा जल्द इसको ज़रूरत पड़ेगी। और यूल जी हो बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा भारी है। और दादाजी बोलते ज़रा इसको खोल लो। और यूल जी वो किताब देखता है और उसमें लिखा होता है कि ये 100 रिम का इतिहास होता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है वो एक किताब पढ़ रहा होता है जिसके ऊपर की मतलब कि सारे इतिहास वगैरह लिखा होता है। और इसमें होनाम अलग अलग जितने भी सेक्ट वगैरह है और हर एक क्लैन का हेड वगैरह सबकी इन्फॉर्मेशन होती है। और बोलता आखिर ये सब क्या है। तो सामने वाला हैनम सेक्ट का हेड बोलता है कि यहाँ पर अनगिनत फैक्शन है यहाँ पर इस जगह के अंदर, और लाइट पाथ के लोग जिसके अंदर की 9 सेक्ट और कई सारे फैमिलीज है, और साथ ही में डार्क पाथ जिसके अंदर की खास करके पहचान पैलेस वगैरह है, और साथ में दूसरे भी जो कि इन दोनों से भी अलग है। और सबसे पहले तो मैंने अलग अलग परिवार और लाइट पाथ और 9 सेक्ट के बारे में किताब में लिखा है, और उसके सिवाय मैंने हर एक फैक्शन की एक्सप्लेनेशन भी लिखी है। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की डिटेल के अंदर तुम्हें सब कुछ बताने की, लेकिन कुछ चीज़ों में इन्फॉर्मेशन कम भी हो सकती है। और खास करके जो पहचान पैलेस और फैक्शन जो है डार्क रास्ते पर चलने वाले, और उनकी इन्फॉर्मेशन पाना इतना भी आसान नहीं है। और यूल जी हो बोलता नहीं नहीं इतना मेरे लिए काफ़ी है। और ये बस काफ़ी नहीं लेकिन काफ़ी से भी बहुत ज़्यादा है। हेड बोलता वो ऐसी बात है तब तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सामने वाले वो दादाजी बोलते चलो, और तुम्हें तो इस सच में इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए ना कि ऐसी चीज़ के बारे में, और ज़रा दूसरी किताब को देखो। और यूल जी हो बोलता ठीक है। और वो जब वो किताब पढ़ता है तो वहाँ पर अलग अलग लिखा होता है कि गार्डियन डेटी, और अगला है कि डार्क पाथ का अभी का लीडर वगैरह, और अभी का जो पेचन पैलेस का लॉर्ड है वो सच में डार्क पाथ के एग्जिस्टेंस का इकलौता जड़ है। और ये किताब उन सभी लोगों के बारे में लिखा हुआ कि जो 5 राजा है, अलग अलग चीज़ें। और तो दूसरी किताब यहाँ पर जितने भी लोग वगैरह है पहली किताब के अंदर के जो फैक्शन के उनके बारे में। और हेड बोलता चलो, और जो दूसरी किताब के वो कैरेक्टर वगैरह है जो दूसरे लोगों से थोड़े अलग हो सकते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या दूसरों से अलग। और वो हेड बोलता है कि हाँ खास करके जो 10 मास्टर है और जो कि लेजेंड्स है लाइट और डार्क मुरिम के अंदर, और उन 10 को देश कैंगहो मास्टर कहा जाता है। यूल बोलता 10 मास्टर हम। और आगे वो बोलता है कि आखिर आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल गई, इनक्रेडिबल। हेड बोलता है कि है, और हमने बस इसको लिखा नहीं है यार। और यूल बोलता है क्या। हेड बोलता है कि हम लोग यहाँ पर समंदर के कॉर्नर के अंदर लोकेटेड है और ये एक आइलैंड है, तो आखिर हम लोग इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे पा सकते हैं। यूल बोलता तो ये,
तो हेड और वो दादाजी एक दूसरे को देखते और हेड बोलता क्या तुमने ओ मून के बारे में सुना है कभी? और यूएलजीओ बोलता क्या हाँ ओ मून। और आगे बोलता नहीं मुझे कुछ पक्का पता नहीं, मैंने उनके बारे में सुना नहीं है। हेड बोलता तो तुम्हें कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में पता हो, जैसे कि जय बैंक ऑर्गेनाइजेशन? यूएलजीओ बोलता है कि हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि बस गरीब भिखारियों की बनी होती है जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। और आगे हेड बोलता है कि हाँ और जो ये ओ मून है वो थोड़ा सा उनसे अलग है और वो प्रीटी मच थोड़े बहुत सेम ही है। और यूएलजीओ बोलता अलग? तो हेड बोलता है कि हाँ वो लोग सबसे मतलब सोशल क्लास में निचले लोग होते हैं जो कि भिखारी चोर अगर अलग अलग छोटे मोटे लोग, और उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई होती है और वो लोग कमज़ोर थे लेकिन बाद में वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर करके अपने लिए पैसा इकट्ठा करते और बाद में वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक फील्ड में भी जिंदा बचे हुए और उसके कारण यहाँ तक कि इनका सोशल स्टेटस कम था लेकिन उन्होंने अपनी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बना ली है। यूएलजीओ बोलता ओ ऐसी बात है। आगे वो हेड बोलता चलो लेकिन अच्छी चीज़ ये कि जो ये हा ओ मून का लीडर है वो अभी हैनाम के पास में ही है और साथ ही में गुओडोंग जो कि यहाँ पर वो मेरे पिताजी और वो उसके पिताजी एक दूसरे को जानते और इसीलिए। और आगे बोलता हाँ और जिस दिन तुम यहाँ पर आए थे तो हमने किसी को वहाँ पर भेजा था कि हमें इस किताब को लिख कर दे। और यूएलजीओ मन में सोचा कि इतने कम समय में उन लोगों ने इतनी ज़्यादा मुसीबत देखी यार। और वो बोलता इतनी मुसीबत मेरे लिए और थैंक यू ग्रैंडफादर और अंकल। और वो दादाजी बोलते ओ इसकी कोई ज़रूरत नहीं और तुम बैठ जाओ यार आराम से। और वो हेड बोलते चलो और ये थोड़ा मुश्किल तो था लेकिन इससे तुम्हारी भी बहुत ज़्यादा, तुमने भी तो हमारी मदद की नहीं। और आगे वो दादाजी बोलते साथ में ये भी ले जाओ। यूएलजी को बोलता आखिर ये क्या है? दादाजी बोलते खोलो इसको। और यूएलजी हो जब वो बक्सा खोलता है तो उसके अंदर मतलब कि बहुत ज़्यादा किसी तरह के जैम्स होते हैं जिनके अंदर से भी लाइट आ रही होती है। दादाजी बोलते हैं कि हाँ और तुम्हें इसके बारे में पता? यूएलजी को बोलता है कि हाँ और ये तो या जोंग जू है, मतलब इसको मतलब कि अलग ही कुछ नाम से कहा जाता है। और यूएलजी बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा कीमती है। दादाजी बोलते हैं कि हाँ एक गिरे हुए परिवार को वापस जिंदा करने के लिए तुम्हें 3 चीज़ों की जरूरत है। एक मार्शल आर्ट जो कि उस परिवार की जड़ बन सके, और कुछ टैलेंटेड फैमिली के लोग जो कि उस मार्शल आर्ट को मास्टर करें, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा। और यूएलजी वो सुन रहा होता है। दादाजी बोलते हैं इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए वो तैयार किया है और ये कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन इसको अपने दादाजी की तरफ से गिफ्ट समझ लो। यूएलजी बोलता ज़्यादा नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है। और वो बोलता थैंक यू दादाजी। दादाजी बोलते असल में ये मैं नहीं था ये इनको लाने वाला, लेकिन और आखिर मेरे जैसा एक रिटायर हुआ ओल्ड मैन इतना पैसा कैसे ला सकता है? और मैंने उससे मदद मांगी। और अगर तुम किसी को थैंक यू बोलना ही चाहते तो अपने अंकल को बोलो ये डिसीजन लेने के लिए। हेड बोलता है ऐसा है वो जैपनीज के कारण हुआ वरना तुम्हें और भी ज़्यादा ला कर देता तुम्हें, और भले ये थोड़ा सा कम है लेकिन इसको एक छोटा गिफ्ट समझ लो। यूएलजी बोलता नहीं अंकल ये बहुत ज़्यादा है। और वो दादाजी बोलते हैं चलो अब, और क्या अब तुम जाने के लिए तैयार हो? यूएलजी बोलता है कि हाँ और अभी कुछ ज़्यादा तैयारी करने की भी चीज़ें नहीं बची और हाँ मैंने सोच लिया है। और दादाजी बोलते ठीक है चलो अब सोच लिया तो हिचकिचाने की कोई बात नहीं और जाओ। और इसी के साथ में हम देख लेंगे एक जहाज के ऊपर जब सभी लोग जा रहे होते कोई बोलता हम लोग अब जा रहे। और यूएलजी बोलता तो क्या सभी लोग यहाँ पर आ गए? हे वंग बोलता हाँ सर। और यूएलजी बोलता हे वंग और आखिर तुम इतने ज़्यादा ऐसे क्यों दिख रहे हो, और आखिर तुम्हें जानते हुए बुरा लग रहा है क्या? हे वंग बोलता नहीं सर और मुझे बस ऐसा लगा था कि जो कैंग यू होगा वो भी हमें ज्वाइन करेगा। यूएलजी बोलता है कि वेल हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते यार। और वो मन में सोचता है मैंने जो अंकल थे हेड उनसे परमिशन मांगी थी कि कैंग यू भी हमारे साथ में आए लेकिन अंकल ने अपना माइंड ऑलरेडी बना लिया था। और यूएलजी बोलता है कि ये उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है और लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा मौका भी रहता है यार, और ये बहुत बुरा है। और हेवंग बोलता मास्टर। और यूएलजी बोलता क्या वहाँ पर कुछ है क्या? और जब वो सामने देखता है तो वहाँ से कैंग यू भागते हुए आ रहा होता है और बोलता कि बड़े भाई। और जो चौबन होता है वो बोलता है क्या हमें उन लोगों को बोट रोकने के लिए बोलना चाहिए? हेवंग बोलता है कि हाँ तुम्हें बोलना चाहिए। यूएलजी बोलता है रुको और जाने दे यार उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हेवंग बोलता है क्या? और यूएलजी बोलता है ओए कैंग यू और भागते ही रहना और बस वहाँ से कूद जाओ। ओए कैंग यू बोलता क्या कूदूं? यूएलजी बोलता है कि हाँ मुझ पर भरोसा रखो और कूद जाओ। और कैंग यू बोलता अरे यार वो पागल है यार। और वो बोलता गॉड डैम इट। और इसी के साथ में वो बोलता चलो कुछ भी, और आंखें बंद करके वो हवा में कूद जाता है और हे वोंग और सभी लोग देखते रह जाते। और आगे वो बोलता कि ये सब मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ नहीं। और जब वो जहाज जा रहा होता है हे वोंग बोलता कि ये अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है। यूएलजी हो उस ईगल के पैर पकड़ता है और उस ईगल को पीछे घुमाता है। ईगल चिल्लाने लगता है। यूएलजी बोलता कि ओए और तुम अपनी आंखें बंद मत करना कैंग यू, और उस ईगल को ऐसे सामने की तरफ फेंकता है और बोलता है कि इस ईगल का इस्तेमाल करो अपने ऊपर ऊपर कूदने के लिए। और कैंग यू उस ईगल के ऊपर पैर देकर ऊपर कूद जाता है। और इसी के साथ में वो आगे अभी भी हवा में होता है लेकिन बहुत दूर होता है। जॉन बोलता लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है यार और इतना काफ़ी नहीं है। और आगे जो चौबन होता है बोलता मास्टर ये रखिए और कुछ लकड़ी के टुकड़े लाता है। यूएलजी बोलता है बहुत अच्छे चौबन, और चलो इतना काफ़ी होना चाहिए। और वो 3 टुकड़ों को तीर चलाता है और इसी के सामने वो बोलता है कि कैंग यू और चलो ये लकड़ी के जो बोर्ड से इनका इस्तेमाल करो। और कैंग यू उन सभी पर कूद कर आए जा रहा होता है और कुछ लोग बोलते हैं कि वाह ये उड़ रहा है यार कूल। यूएलजी मन में सोचता है कि वाह, और उसने एजिलिटी के टेक्निक्स को अच्छे से मास्टर किया है। और इसी के साथ में कैंग यू बोलता है कि थैंक यू। और वो हवा में जब एक आखिरी उस लकड़ी के पार्टे पर पैर देता है तो वो टूट जाता है और इसी के साथ में वो नीचे गिर जाता है।
दूसरे लोग बोलते ए भगवान। और वो केंग वहां पर पानी में चिल्लाया जा रहा था। ईवल बोलता क्या वहां पर नीचे पानी ठंडा है क्या, और लेट आने के लिए तुम्हें यही सजा मिलेगी। केंग बोलता डैम इट यार, और क्या तुम्हें सच में करना जरूरी था। और ईवल को बोलता अब कंप्लेन करना बंद करो और चलो रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाओ। आगे केंग बोल रहा था कि तुम सच में कुछ ज्यादा ही कर रहे हो यार, और मैंने यहाँ पर समय पर आने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली थी। ईवल हो बोलता क्या जिंदगी खतरे में, और तुम्हें बस थोड़ा सा ही डांटा जाएगा समझे, और चलो तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है बोर्ड पर। और इसी के साथ में हम एक गेट का सीन देखते जो कि नेमगोंग फैमिली का गेट होता है, और वहां पर मतलब सब कुछ टूट चुका होता है। और वहां पर जब सब कुछ तबाह होता है वहां पर कोई बोल रहा था कि चलो, और सच में समय के दौरान यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पेक्ट आया है, और क्या आज के दिन भी यहाँ पर कोई मिलने नहीं आएगा क्या। और इसी के साथ में वो नीचे कुछ देखता है, तो हम देखते हैं कि नीचे से किसी का हाथ बाहर आता है, और उस जमीन के नीचे से कोई लड़की बाहर आती है और बोलती कि चलो मैं जिंदा बच गई। और वो बुढ़ा आदमी बोलता लेडी मिन, और वो मिन बोलते कि चलो और ये आप हो ग्रैंडपा ग्योक। और हमें पता जाता है नेमगोंग मिन जो कि नेमगोंग फैमिली की आखिरी बची हुई वंशज है। और आगे वो दादाजी बोलते चलो और आज 7वां दिन है, और आखिर मुझे कितनी चिंता हो रही थी। नेमगोंग मिन बोलती ऑलरेडी 7 दिन भी हो गए यार, और मैं एक दिन के लिए तो सो गई थी जब मैंने वो रेड पैलेट खाया था। तो दादाजी बोलते क्या रेड पैलेट। नेमगोंग मिन बोलती मुझे पता नहीं, और मैंने तो सुना था कि वो बहुत ही ज्यादा काम के होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी है कि नेमगोंग मिन वो बोल रही होती कि मुझे पता नहीं यार, और मैंने सुना तो था कि ये किसी तरह की वो गोली थी। और वो दादाजी बोलते क्या ये रेड पैलेट, और इसका मतलब ये एनपरेटेड था, इसका मतलब कोई एक और इंसान वहां पर अंदर था क्या। तो मीन बोलती नहीं, वहां पर बस स्टेचू थे हमारे पूर्वजों के और 3 चीजें थी, तो कोई भी यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट में से एक तो पैलेट होनी चाहिए नहीं। वो दादाजी बोलते शायद ये एक अच्छी दवाई है जो कि पूर्वज तुम्हारे लिए छोड़ के गए होंगे। मीन बोलते कि ये बहुत अच्छा होता अगर ऐसी बात होती, लेकिन मुझे कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा है। वो दादाजी मन में सोचते जो रेड पैलेट लेडी ने खाई है वो जरूर एक पिल होगी जो कि किसी के अंदर की चीज बढ़ा सकते, और पिल लेने के बाद में उनको ट्रेन करना होता गोली को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन लगता है कि लेडी ने वो स्टेप को स्किप कर दिया, और ये बहुत ज्यादा बेकार चीज है यार। और आगे वो लेडी एक तलवार निकालती है और दादाजी बोलते ये ब्लेड। तो मीन बोलते कि हाँ ये उन 3 चीजों में से एक है, और बाकी 2 चीजें तो देखो, वो रेड पिल थी और एक ब्रॉन्ज प्लेट थी जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पिल थी ये उन ब्रॉन्ज प्लेट में से एक है, और दूसरे 2 वहां पर बहुत ज्यादा सड़ चुके थे यार, पढ़ भी नहीं पा रही थी मैं। और इसी के साथ में वो ब्लेड चलाती है। दादाजी बोलते इस ब्लेड की कंडीशन कैसी है। मीन बोलते हैं काफी ज्यादा अच्छी तलवार है, और भले ही मैं इसको अपने हाथ में पकड़ते हुए हल्की लगती है, और ब्लेड के ऊपर भी कोई डैमेज वगैरह नहीं है, और एक अच्छी तलवार है, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा इससे उम्मीदें नहीं है। और किसने सोचा होगा कि मैंने अपने पिताजी की बात नहीं सुनी और उसके बदले में बस ये कुछ पैलेट और तलवारें मिली है। दादाजी बोलते लेकिन ये कुछ हाई क्वालिटी की ब्लेड है और इससे काफी ज्यादा मदद होगी। मीन बोलती कि अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन आखिर पिताजी कैसे है। तो वो दादाजी कुछ बोल नहीं पा रहे होते। और इसी के साथ में हम देखते कुछ टाइम बाद में जब मीन वापस नेमगोंग फैमिली के अपने वो जगह पर जाती है, तो उसके जो पिता होते वो मर चुके होते। मीन बोलती है आखिर वो कब गुजर गए। तो वो दादाजी बोलता है कि जिस रात तुम यहाँ से गई थी उस रेस्ट्रिक्टेड रूम के अंदर, और उसने मुझे ऑर्डर किया था कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म ना करूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मीन बोलती है अरे, और मैं सच में बहुत ज़्यादा जिद्दी थी, और चलो और तुम्हें यहाँ पर सॉरी नहीं बोलना चाहिए मुझे। और आगे वो मन में सोचती मैं माफ़ी चाहती हूँ पिताजी, और आप शुरू से ही सही थे, और यहाँ पर उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर कुछ नहीं था जिससे कि मैं कुछ उम्मीद रख पाऊँ, और यहाँ तक कि मैं आपके आखिरी पलों में भी आपके साथ में नहीं रह पाई अपने जिद्दी पने के कारण। और वो दादाजी बोलते माय लेडी, और जो फैमिली हेड है वो आपके लिए ये छोड़कर गए हैं। और उस लेटर को पढ़ते हुए उसमें लिखा होता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि तुम्हें इस तरह से मैं छोड़कर जा रहा हूँ, और ये जो एक बहुत बड़ा सा वजन है मेरे कंधों से अभी निपट रहा है, लेकिन एक फेलियर हूँ मैं एक फैमिली हेड के रूप में, और मैं सच में हमारे पूर्वजों को भी नहीं देख पाऊंगा, और उसके सिवाय एक पिता के रूप में जो कि इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला, और मुझे डर है कि जो ये कंधों का बोझ होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मैं भी सच में ये इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन लगता है कि हमारे नेमगोंग फैमिली का जो नसीब है यही था। और इसी के साथ में उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है, और वो बोलता है कि मैंने कोशिश की, तुम्हारे दादाजी ने कोशिश की, और उनसे पहले भी बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता है। और मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे जैसी सेम चीज़ का दुख ना देखो, और ये ऐसी चीज़ देखना जिसको कि क्लियरली डिसाइड कर दिया गया है। और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम खुद की खुशी के लिए जियो, और ये तुम्हारा चेहरा देखता इमेजिन करते हुए कि जब तुम ये पढ़ोगे, और इससे बस मैं स्माइल ही कर रहा हूँ, और तुम ऊपर नीचे कूदोगे कि और बोलोगे कि मैं ये नहीं करूँगी, राइट। और लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी पता होना चाहिए कि ये मेरी इच्छा है, और तुम्हारे पिताजी बस यही तुम्हारे लिए खुशी चाहते। और मेरी प्यारी बेटी, और मीन रो रही होती है, और आगे मन में सोचती मुझे पता है मैं इसको ऐसे छोड़ नहीं सकती, और हमारी जो नेमगोंग फैमिली जिसकी कि आपने इतनी ज़्यादा कोशिश की थी जिंदा करने की, और मैं ये मिशन आगे बढ़ाऊंगी। और इसी के साथ में वो साइड में देखती है और बोलती है कि आखिर यहाँ पर ये ट्रेनिंग फील्ड से क्या शोर मच रहा है। और जब वो वहाँ पर जाती तो हम देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर शराब वगैरह पी रहे होते और पार्टी कर रहे होते, और कोई बोलता है चलो बहुत अच्छे। और जो ह्यूक्सो फैक्शन है वो जा चुका है, तो अब यंगडू फैक्शन है, उसके पास में अब और कोई दुश्मन नहीं रहे, समझे। और मैं गेल चियोन अब अनाउंस करता हूँ कि हम लोग अब रूलर थे, और वो हंसने लगते और वापस शराब पीने लगते।
और वो बोलता है कि चलो शराब पियो सभी लोग और आज की रात शराब पियो। और तभी मीन वहां पर आते हुए बोलते कि आखिर ये सब क्या है। और सामने वाला बंदा बोलता जरा ये देखो यार, और एक नेमकोंग फैमिली की यंग लेडी। मीन बोलती मैं पूछती हूँ कि आखिर ये सब क्या है। तो सामने वाला बंदा बोलता है अरे अरे, और ऐसी एक पार्टी ऊपर मत बनो यार, और चलो हमारे साथ में एक ड्रिंक पियो। तो मीन बोलती यहाँ से चले जाओ। सामने वाला इंसान बोलता तुम हमें जाने के लिए बोल रहे हो और हम लोग यहाँ पर शराब पी के सेलिब्रेट कर रहे हो, और आखिर और कौन सी जगह हो सकती है सेलिब्रेशन के लिए बेहतर हम। मीन बोलती कि मुझे तुम्हारे सेलिब्रेशन का कुछ फर्क नहीं पड़ता समझे, और अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। और कोई बोलता है हाँ तो ये लड़की है नेमकोंग फैमिली की आखिरी वंशज। और वेल चलो, और सिचुएशन अभी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है नहीं। और दूर से यूल जी हो बोल रहा था कि तुम्हें नहीं लगता ऐसा। और दूसरा बंदा जो कैंग होता बोलता बड़े भाई हमें उसकी मदद करनी चाहिए नहीं। यूल जी बोलता है चलो हम लोग साइड से अभी के लिए देखते क्या होता है। और मैं भी सच में देखना चाहता हूँ कि आखिर वो लड़की कितनी ज़्यादा अच्छी है। और एक बंदा बोलता है आखिर तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो यार, और मैं तो यहाँ पर एक अच्छा काम कर रहा हूँ और तुम थोड़ी मदद नहीं कर सकती। मीन बोलती मैंने कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ, और मैंने अभी तक अपने पिताजी का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया। सामने वाला बंदा बोलता अंतिम संस्कार, और तुम बोल रहे कि वो मर गए। मीन बोलती कि हाँ, और लगता है कि तुमने नोटिस नहीं किया था जो लाइट सिग्नल था नहीं, और ना अब जब तुम्हें पता है तो अब तुम मुझे उम्मीद है कि यहाँ से तुरंत चले जाओगे। सामने वाला इंसान बोलता मैं माफी चाहता हूँ और मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन एक मरा हुआ तो मरा हुआ है नहीं, और जो दूसरे जिंदा है उनको तो जिंदा रहना चाहिए। और भले फैमिली हेड मर चुका है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा कि हम हमारा सेलिब्रेशन ऐसे रोक देने। और दूसरे लोग बोलता है तुम सही बोल रहे हो राइट ब्रो, और हम लोग जैसा हमने कहा ब्रो। और मीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, और वो दादाजी बोलते तुम बास्टर्ड, और तुम्हें लगता है कि तुम इतनी रूडली किससे बात कर रहे हो। तो सामने वाला इंसान बोलता रूडली हम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो कि मैं रूड हूँ जब मैं इतना अच्छे से इस यंग लेडी से बात कर रहा हूँ। जो मीन होती है वो एक लात मारती है और वो बंदा डॉज कर लेता है, और वो बोलता है कि और अगर तुम्हें मैं इतना पसंद था तो तुम बोल सकते थे नहीं, और इतना लात मारने की क्या जरूरत है। मीन बोलती तुम गंदे बास्टर्ड, और मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर मार डालूंगी। सामने वाला इंसान बोलता है और तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा चलता है और लगता है तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत है। और वो बंदा बोलता है गाइस, और जरा इसको एक लेसन सिखाओ, और सभी लोगों ने उसको घेर लिया होता है। और आगे वो बंदा बोलता है चलो, और कुछ ज्यादा उस पर रफ मत होना, उसको ज्यादा मत मार देना। और इसी के साथ में सभी लोग मीन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं। और एक बुढ़ा आदमी बोलता माय लेडी, और मीन बोलते कि दादाजी अब पीछे हट जाओ। और वो बोलते कि तुम बास्टर्ड, और तुम आज के दिन में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। और इसी के साथ में वो उनके हमले डॉज करती है और उनको मारे जा रही होती है। और इसी के साथ में वो बोलती मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। है वो बोलता है कि वाह वो काफी ज्यादा हार्ड है यार। और यूल जी हो बोलता है कि वेल जब एक बार जब लड़ाई शुरू हो जाए तो तुम्हारे पास में इतनी ज्यादा तो बहादुरी होनी ही चाहिए, लेकिन जो आखिरी में खड़ा रहता है वही जीतता है। और तुम लोगों को भी यहाँ पर देखना चाहिए कि आखिर तुम लोग कभी इतने बहादुर बन पाओगे कि नहीं। कैंग यू बोलता है कि अरे यार, और टफ स्पिरिट वाली लड़की हो या ना हो, लेकिन आखिर तुम कब तक ऐसे देखने वाले हो। और भले ही वो लोग कितने भी ज्यादा अनएजुकेटेड गैंगस्टर हो, लेकिन सच में एक ऐसे घर में जहां पर कि अभी अंतिम संस्कार चल रहा हो ऐसी चीजें करना सही नहीं है। यूल जी हो बोलता है कि ओए और तुम शांत हो जाओ। और कैंग यू बोलता लेकिन बड़े भाई। यूल जी हो बोलता है कि वो भी तक हारी नहीं, और अगर चीजें खराब होने लगेगी तो मैं बीच में पड़ जाऊंगा। कैंग यू बोलता ठीक है। और इसी के साथ में वहां पर लड़ाई चल रही होती है, और यूल जी हो मन में सोचते क्या बस वो इतनी ही ताकतवर है, और मुझे लगा था कि उसकी काबिलियत के साथ में उसके लिए आसान होगा, लेकिन अगर ऐसी बात है तो बस उसकी मुसीबत का एक ही जवाब है यार। और मीन मन में सोचते डैम इट यार, इनका कोई अंत ही नहीं है। और यूल जी हो मन में सोचता है कि उसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है लड़ाई करने का। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जो वो मीन होती है वो वहां पर अपने घुटने पर गिर जाती थक कर। और यूल जी हो मन में सोचते क्या, और बस इसी के साथ में खत्म भी हो गया। और एक बंदा बोलता डैम इट यार वो बहुत ज्यादा टफ है। दूसरा बंदा बोलता आखिर हम में से कितने लोगों को उसने हरा दिया नहीं। और उनका लीडर बोलता है आखिर तुम लोग क्या समय बर्बाद कर रहे हो, और उसको खत्म करो। और सभी लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ते। और तभी वो लीडर हंसे जा रहा था, और कोई बोलता क्या तुम्हें सच में ये सब करने की जरूरत है। तो वो लोग रुक जाते और बोलता आखिर यहाँ पर कौन है। और तभी वहां पर यूल जी हो आता है और बोलता है कि हाँ, और सच में इतना ज्यादा गुस्सा वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है नहीं, और मैं कोई ऐसा हूँ जो कि यहाँ पर जिसको नेमकोंग फैमिली के साथ में कुछ काम है। और वो लीडर बोलता क्या, यूल जी हो बोलता है कि अरे यार, और ये कोई मजाक वगैरह नहीं। और भले एक जो अमीर इंसान है वो बैंकरप्ट भी हो जाए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसमें एटलीस्ट 3 साल लगते हैं समझे। और मैंने सुना तो था कि इसमें लंबा समय हो चुका है, लेकिन आखिर यहाँ पर इस जगह के अंदर कुछ बचा भी है कि इसकी ऐसी हालत हो चुकी है, मैंने सही कहा नहीं। और दूसरे लोग कुछ बोल नहीं पा रहे होते। और यूल जी हो जब पीछे देखता तो सभी लोग शर्मा गए होते, और वो लोग बोलते इतनी ज्यादा ब्यूटी, और मैंने दूर से नोटिस नहीं किया यार। और सभी लोग बोलते कितनी ज्यादा ब्यूटी है, और वो उस मीन को देखे जा रहे थे, और सच में ये है तो ब्यूटी ही। और इसी के साथ हमारा ये भी लोग वहां पर जो नेमगोंग मीन होती है उसको देखकर बोलते कि वाह ये कितनी खतरनाक ब्यूटी है यार, और मैंने इसको दूर से नोटिस नहीं किया, लेकिन इन ह्यूमन ब्यूटी वाह। और यूल जी हो बोलता क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या, और अपनी ये बकवास बंद करो, और आखिर हम लोग यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आए समझे। और जोर से चिल्लाता है, सभी लोग बोलते हैं यस सर। और इसी के साथ में यूल जी हो साइड में देखता है और वहां पर उस मीन की तरफ बढ़ता है और बोलता तो तुम हो नेमगोंग फैमिली की आखिरी वंशज राइट। तो मीन बोलते कि करेक्ट। और
यूल जी हो बोलता है ठीक है चलो, और एक वादा तो वादा है, और एक गोद लिया हुआ बेटा एग्जिस्ट कर सकता तो और कुछ नहीं हो सकता नहीं। और पीछे वाला एक बंदा बोलता तुम, और आखिर तुम हो कौन? और यूल जी हो बोलता है कि मैं अभी अच्छे मूड में नहीं, और अभी के अभी दफा हो जाओ जब तक कि मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ। तो वो तलवार वाला बंदा बोलता है क्या, और ये बास्टर्ड सच में इतनी बुरी तरह से मरना चाहता है? और वो एक हमला करते हुए बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो तभी यूल जी हो एक मुक्का मारता और उसके दांत तोड़ देता और उसको दूर उड़ा देता है, और वो बंदा बहुत ही ज्यादा दूर चला जाता है यार। जो उनका बॉस होता है वो देखता है, और सभी लोग दूसरे जो यूएलजी हो के साथी होते हैं वो मुस्कुरा रहे होते हैं, और नेमगुंग मिन भी कुछ समझ नहीं पाती। और आगे यूएलजी हो बोलता है कि मैं ये वापस नहीं बोलूंगा, और अभी अभी जब तक मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ यहाँ से दफा हो जाओ। सामने वाला जो गुंडे होते हैं उनका बॉस बोलता है आखिर तुम लोग हो कौन? यूएलजी हो बोलता है कि ये तुम्हारे पास में कोई कारण नहीं कि ये जानो कि हम लोग है कौन, लेकिन हमसे पूछने वाला कौन है? तो सामने वाला इंसान बोलता है हाँ मैं कौन हूँ, और मेरा नाम गाल चियोन है, और मैं योंगडू फैक्शन का लीडर हूँ, और साथ ही में इस जगह का डोमिनेटर। यूएलजी हो बोलता क्या डोमिनेटर? और सामने वाला बंदा मन में सोता हाँ लगता है कि वो मेरा नाम सुनकर ही इतना ज्यादा शौक में चला गया, और वो हंसते हुए बोलता अगर तुम मरना नहीं चाहते तो भीख मांगो माफी की, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सच में अपने साथ में काम करने के लिए भी रख दूंगा, समझे? यूएलजी हो बोलता है कि उसने ऐसा कहा, लेकिन क्या तुमने उसका नाम कभी सुना? तो वो पायरेट बोलता है कि नहीं मैंने नहीं सुना। कैंग भी कुछ समझ नहीं पाता है, और चौबन बोलता है कि मुझे नहीं पता यार, और मैंने योंग हेवन मून की बात तो सुनी है। और जॉन बोलता है योंगडू फैक्शन, और कभी भी मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना यार। और यूएलजी हो बोलता है तो किताब के अंदर? तो दूसरा बंदा बोलता नहीं किताब के अंदर भी नहीं है। यूएलजी हो बोलता है तो इसका मतलब तो ये एक नो बड़ी है नहीं? और है योंग बोलता है कि हाँ सही कहा। यूएलजी हो बोलता है कि अरे यार, और एक नो बड़ी जो कि एक नोबल हाउस में आया जहाँ पर कि अभी शोक सभा चल रही थी, और बाद में इतनी ज्यादा तबाही मचा रहा, और साथ ही में हमें नाम भी बुला रहा है, और आखिर तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? और केएनयू बोलता है हाँ इसके बारे में क्या चिंता करना, और इन सबको खत्म कर दो। और दूसरा बंदा बोलता है हाँ केएनयू सही बोल रहा है, और हमें इनको डिस्ट्रॉय करना होगा। यूएलजी हो बोलता है तो तुम में से कौन ये करना चाहेगा? तो केएनयू और जो दूसरा बंदा होता बोलता है हम दोनों करेंगे, और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और हे योंग बोलता है कि ओए मैं सबसे ज्यादा यहाँ पर बेस्ट सूटेड हूँ इन लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए। केएनयू बोलता है कि ये जो घर है यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा लोग दुख में है, और हमें इनकी जल्द से जल्द और शांति से इनसे निपटना होगा। दूसरा बंदा बोलता तुम बोल रहे हो कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ। केएनयू बोलता है कि तुम मुझसे ज्यादा धीमे हो नहीं, और सभी लोग ये सुन रहे होते हैं और कंफ्यूज हो रहे होते हैं। और आगे वो दूसरा बंदा बोलता तुम धीमा किसको बुला रहे हो? और यूलजो बोलता है रुक जाओ यार, और चलो अगर ऐसे चलता रहेगा तो बहुत ज्यादा समय चला जाएगा और मैं ही चुनता हूँ। और वो लोग बोलते ठीक है। यूलजो बोलता केएनयू तुम जाओ, और जितने भी वो दूसरे चूहे हैं उनसे निपटो, और हे वोंग और तुम जाओ, और वो जो इनका बॉस वाला बंदा है ना उनसे निपटो। वो दोनों बोलते ठीक है सर। यूलजी हो बोलता है कि उन लोगों को जान से मत मारना, और एटलीस्ट वो सांस ले पाए ऐसा छोड़ना। केएनयू बोलता है ये मुझ पर छोड़ दो, और हे वोंग बोलता है कि यस मास्टर। सामने वालों का जो बॉस होता है बोलता है क्या तुम्हारी बातचीत अब खत्म हुई? केएनयू बोलता है चलो ये उसको मैं तुम पर छोड़ के जा रहा हूँ, और हे वोंग बोलता है चलो देखते इसमें किसको कितना समय लगता है। सामने वालों का बॉस बोलता है तुम घटिया बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और अभी के अभी माफी की भीख मांगो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे वोंग बोलता है चलो देखते हैं कि आखिर बाद में कौन माफी की भीख मांगेगा। सामने वालों का बॉस बोलता ठीक है चलो, तो मैं तुम्हारे सिर को काट लूंगा और बाद में एक ट्रॉफी बनाऊंगा जिसके अंदर कि मैं तुम्हारा खून पीऊंगा बाद में। और इसी के साथ में कोई बोलता गाइस, और एक बंदा बोलता हाँ बिग ब्रो। और एक बंदा बोलता कि वो लोग जिंदा नहीं रहना चाहते तो वो लोग जो चाहते हैं उनको दे दो। और आगे एक बंदा बोलता चलो ये बस एक बच्चा ही इनको मार डालते। और केएनयू बोलता बहुत अच्छा आओ आओ। और इसी के साथ में वो उनके हमलों को डॉज करते बोलता उप्स और जरा ये खाओ, और ऐसा वो बोलता कि इतनी ब्रूटल हमले, और इसी के साथ में वो उनके हमलों को डॉज किए जा रहा होता है, और वो बोलता आराम से दोस्तों। और सामने वाले गुंडों का बॉस बोलता अरे यार वो इडियट्स एक छोटे बच्चे को भी हैंडल नहीं कर सकते। हे वोंग बोलता क्या हमें भी अभी शुरू करना चाहिए? और वो बॉस बोलता क्या, और तुम बोल रहे कि तुम मुझसे अकेले 1-on-1 लड़ने वाले हो? हे वोंग बोलता हाँ मुझे लगता है कि मैं अकेला ही काफी रहूंगा। सामने वाला का बॉस बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी हो, तो ठीक है चलो और अब तुम मरो। और इसी के साथ में वो तलवार निकाल कर एक हमला करता है। हे वोंग वहीं पर खड़ा होता है। सामने वालों का बॉस मन में सोता है कि हाँ, और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है, और जब वो अपनी तलवार से एक मारता है तो उसकी तलवार ही टूट जाती है। और हे वोंग वहीं पर खड़ा होता है। वो सामने वाला का बॉस जमीन पर गिर जाता है पीछे, और वो बोलता है कि आखिर ये कैसे हुआ यार मेरी तलवार। और सामने हे वोंग को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, और हे वोंग आगे चलते हुए उसके पैर पर पैर रख देता है, और वो बंदा चिल्लाने लगता है। हे वोंग बोलता उप्स, और आखिर तुम उस जमीन पर क्यों सोए हो जिस पर मैं चल रहा हूँ? और सामने वाला बंदा बोलता तुम मॉन्स्टर कहीं के। हे वोंग बोलता ओए मॉन्स्टर, ये तो बहुत ज्यादा मतलब ही है नहीं। और वो उसके सामने बैठ जाता है और बोलता ठीक है चलो, लेकिन अब तुम क्या करोगे? और तुम्हारी जो घटिया सी तलवार थी वो तो टूट गई, और अब तुम किस तरह से लड़ोगे? तो सामने वालों का लीडर मन में सोता वो आंखें वो एक किलर की, और मैं पक्का मारा जाऊंगा यार। और वो जमीन पर भीख मांगते बोलता प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। हे वोंग बोलता क्या, और आखिर मैं क्यों जिंदा छोड़ू, और अपनी बकवास बंद करो। और सामने वाला बंदा बोलता आखिर मैं कैसे कर सकता हूँ, और मैंने आपके जितने हाई स्टेटस वाले किसी को पहचाना नहीं, और मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, और प्लीज मेरी जिंदगी को छोड़ दीजिए। हे वोंग बोलता है और वो पीछे देखता है तो यूएलजी हो बोलता क्या, और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, तो तुम जैसे चाहो उससे निपटो।
और हेवंग बोलता क्या मैं उसको मारूं या उसको जिंदा छोड़ूं। सामने वालों का बॉस बोलता प्लीज मेरी जिंदगी छोड़ दीजिए सर, और आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा, भले ही आप कुछ भी बोलो बस मुझे जिंदा छोड़ दो। और पीछे कोई हंसने लगता है और कैंग जो वहां पर बोलता आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, हाँ, और क्या तुम सच में इस तरह की मूवमेंट से मेरी परछाई को भी छू पाओगे। और सभी लोग हाफ रहे होते और बोलते ये मॉन्स्टर कहीं का। कैंग जो बोलता अगर तुम हमला नहीं करोगे तो मैं करूंगा, और इसी के साथ में उन सबको मार मार कर उनके दांत तोड़े जा रहा होता है वंग मन में सोचता अरे यार उसको इतना ज्यादा मजा आ रहा है और मुझे तो एक प्रॉपर लड़ाई करने को भी नहीं मिला। और आगे बोलता चलो ये सब भाड़ में जाए, मुझे एटलीस्ट कुछ बार तुम्हें मारने दो। सामने वालों का बॉस बोलता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, और इसी के साथ में उसके चिल्लाने की आवाजें आती है। और कुछ देर बाद में हम देखते हैं कि सामने वालों का बॉस एक कोने में पड़ा होता है और जॉन बोलता है कि तुम लोग अब यहाँ पर कभी दिखना मत, समझे। और मीन बोलती है कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन आखिर आप हो कौन और आखिर आपने हमारी मदद क्यों की। और यूलजी हो बोलता है कि अगर एग्जैक्ट कहा जाए तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तो नेमगोंग मीन बोलती क्या, और बड़ा भाई, और बस इस परिवार में एक ही इकलौती बची वो मैं हूँ। और यूलजी हो बोलता है किसने कहा कि मेरा आखिरी नाम नेमगोंग है, और अगर तुम फैमिली ट्री से देखो तो टेक्निकली मैं तुम्हारा बड़ा भाई हुआ। मीन बोलती हाँ फैमिली ट्री, हाँ, और तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। यूलजी हो बोलता क्या बेवकूफ, और किस लिए। तो मीन बोलते तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या, और अगर तुम्हें और कुछ बोलना नहीं तो अभी कभी दफा हो जाओ। यूलजी हो बोलता अरे यार इतना गुस्सा। और आगे वो बोलता अगर इस घर की जो मालकिन है वो हमें जाने के लिए बोल रही तो हम चले जाएंगे, लेकिन हम इतने लंबे समय तक ट्रेवल करके आए तो हम अगले कुछ दिनों तक तो यहाँ पर रुकेंगे और आराम करेंगे। मीन बोलते बिल्कुल नहीं। और इसी के साथ में यूलजी हो एक बैग खोलता है और मीन अपनी तलवार निकालते बोलते आखिर तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। यूलजी हो बोलता है कि तुम्हारे रिएक्शन को देखते हुए लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमें मारने की कोशिश करोगे अगर हम फ्री में यहाँ पर रुकेंगे, तो चलो मैं एक फेयर कीमत देने के लिए भी तैयार हूँ। और मीन बोलती कि मैं कोई भी चीज़ तुमसे एक्सेप्ट करने नहीं वाली हूँ, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यूलजी हो बोलता सच में, और तुम इसके लिए पछताओगी नहीं, हाँ। और वो दादाजी बोलते एक मिनट वो किताब और माय लेडी। मीन बोलती क्या हुआ दादाजी, और वो दादाजी बोलते ज़रा वो किताब देखो। मीन बोलती किताब, और जब वो उन किताबों को देखते और बोलते एक मिनट ये किताब, और ये अनबाउंडेड स्वॉर्ड आर्ट है और साथ ही में एम्परर स्वॉर्ड आर्ट्स। और अनबाउंडेड स्वॉर्ड आर्ट ये नेमकोंग फैमिली का मार्शल आर्ट है, और एम्परर स्वॉर्ड आर्ट ये तो सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट है हमारे परिवार का, और अगर मुझे ये किताब मिल जाए तो मैं अपने परिवार को वापस जिंदा कर सकती हूँ। और वो दादाजी बोलते तुम्हारे पास में ये किताब है, और क्या इसका मतलब कि तुम माउंट बैकडू से हो। और यूलजी हो बोलता है कि हाँ, और मेरा नाम यूलजी हो है। वो दादाजी बोलते हैं कि एक मिनट, और फैमिली नेम यूलजी, तो इसका मतलब जरूर मैडम ने तुम्हें भेजा होगा। तो यूलजी हो बोलता हाँ सही कहा, और क्या तुम मेरी दादी को जानते हो। तो वो दादाजी बोलते हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हारे दादाजी को भी अच्छे से जानता हूँ, और वो ओल्ड वन जिसको कि, और मेरे जैसा एक बुढ़ा इंसान उसको कभी नहीं भूल सकता। और उसकी जो लड़ाई थी पेजन पैलेस के सामने पुराने दिनों में, और उसने इविल मैंस जो पेजन पैलेस के थे उनको बस एक सिंगल धनुष से हरा दिया था। और ये सोमन की बात कर रहा था। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर वो मीन बोल रहे थे ग्रैम्स, और आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हो, और ये माउंट बैकडू कहाँ पर है, और आखिर ये मैडम कौन है। तो वो दादाजी रोते हुए बोलते माय लेडी। वो मीन बोलती कि हाँ। तो वो दादाजी बोलते कि भगवान ने अभी तक हमारे नेमगोंग फैमिली को छोड़ा नहीं है। और इसी के साथ में 3 महीने बीत जाते, और जो मीन होती है वो दरवाजा खोलती है और सामने देखती है। हम देखते हैं कि जो पहले जो पूरी वो जगह कबाड़ हो चुकी होती है, तबाह, वो एकदम नई नई बन चुकी होती है। और मीन मन में सोचते कि ये पहले एक मतलब कि भूत के घर जैसा था यार, और जो फैंस बिल्डिंग और ट्रेनिंग ग्राउंड वो सब कुछ अपने ओरिजिनल शेप में आ गए। और कोई बोलता है कि वाह अब ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बन चुका है यार। और यूलजी हो बोलता है थैंक यू। सामने वाला इंसान बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने वही चीज की जिसके लिए आपने मुझे पैसे दिए। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ अगर तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत हो तो हमें बुला लेना। यूलजी हो बोलता बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो मैंने वादा किया था वो एक्स्ट्रा। सामने वाला बंदा बोलता थैंक यू। और आगे मीन मन में सोच रहे थे कि मेरे पिताजी के फ्यूनरल के बाद में जो बड़े भाई थे और उसके जितने भी काम करने वाले थे, और उन्होंने योंगडो फैक्शन का इस्तेमाल किया था इस घर के कचरे साफ करने वालों के रूप में। और यूलजी हो बोलता कि मैं तुम्हें तब जाने दूंगा जब तुम एक कंडीशन पूरी करोगे। और कंडीशन ये थी कि वो अपने गुनाहों का पछतावा करे और ये कसम खाए कि आखिर जो हुआ उसके बारे में कभी बात ना करे। और यूलजी हो बोलता है कि अगर यहाँ पर जो भी चीज़ हुई है वो तुम बाहर किसी को भी बताओगे तो तुम्हें पता ना क्या होगा। वो लोग बोलते हैं हाँ सर। और घर को साफ करने के बाद में उन लोगों ने अपना वादा पूरा किया तो वहां से हमने उनको जाने दिया। और हे वोंग बोलता ओए गुड बाय और वापस कभी मत आना। और बाद में उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्टर 6 जितने भी लोग थे अच्छी रेपुटेशन वाले उनको हायर किया, और साथ ही में अलग अलग बहुत सारे काम करने वाले भी। और उसके बाद में मेरा जो बड़ा भाई था मतलब कि यूलजी हो, उसने काफी ज्यादा पैसा दिया उनको, और ये सारी जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उनको नया करने का। और ये रिकंस्ट्रक्शन के दौरान हमने डिस्कस किया कि हम ऑफिशियली नेमगोंग फैमिली के दरवाजे को बंद कर देंगे कुछ समय के लिए। और शुरू में तो मैं इसके खिलाफ थी, लेकिन यहाँ पर जो ये असलियत थी उसको देखते हुए मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इस मदद को एक्सेप्ट करना पड़ा। और यूलजी हो बोलता मुझ पर भरोसा करो। मीन बोलती ठीक है। और इसी के साथ में जो ये परिवार का जो कंस्ट्रक्शन था ये फाइनली अभी 3 महीने के बाद में खत्म होने के लिए आ गया है। और ये सब कुछ बड़े भाई यूलजी हो के कारण, और मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और तभी वहां पर यूलजी हो आता बोलता मीन और आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मीन बोलती हो बड़े भाई और मैं तो बस कुछ सोच रही थी।
ईवल जी हो बोलता है कि वो ऐसी बात है और मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मीन बोलती हो मुझे। और कुछ देर बाद में मीन बोलती है आखिर तुम क्या बोल रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं उन सभी लोगों को हमारे परिवार में शामिल करूं। ईवल जी हो बोलता है कि हाँ, और मैंने सबसे बेस्ट में बेस्ट लोगों को चुना है और अभी तो वो लोग कुछ भी नहीं है लेकिन उन लोगों का पोटेंशियल काफी ज्यादा है। और मीन मन में सोचते कि 3 महीने के दौरान जो बड़े भाई है उन्होंने अलग अलग परिवार वाले लोगों से बहुत सारे लोगों को चुना है और वो लोग जो कि नेमगोंग वाले नाम वाले थे उनको एक्सेप्ट किया गया था अगर उनके पास में थोड़ा बहुत भी पोटेंशियल था। लेकिन वो सभी लोग ऐसे गिर चुके या फिर भुला दिए गए फैमिली से और उनमें से भी वो सबसे बेस्ट को लेकर आया है तो शायद वो हमारी मदद कर पाएंगे। लेकिन वो लोग हमारे नेमगोंग फैमिली का हिस्सा नहीं है। और वो बोलती बड़े भाई, और मुझे पता है कि हमारे परिवार का अभी समय थोड़ा खराब चल रहा है लेकिन जो ये नेमगोंग फैमिली है वो एक नोबल रेपुटेशन वाला परिवार है। यूलजियो बोलता क्या? आगे मीन बोलती कि भले चीजें हमारे लिए कितनी भी मुश्किल हो जाए लेकिन हम ऐसे किसी को भी हमारे परिवार का हिस्सा एक्सेप्ट थोड़ी कर सकते हो और मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ सकते हो। यूलजी हो बोलता कि तुमने अभी तक अपनी औकात का पता नहीं किया नहीं। मीन बोलती आखिर तुमने क्या कहा? यूलजी हो बोलता है मैंने कहा कि तुम्हें तुम्हारी जगह औकात का पता नहीं है। और मीन वो सुनकर थोड़ी गुस्सा हो रही होती है और वो दादाजी बोलते यंग मास्टर ये। तो यूलजी हो बोलता है कि रुको और ईमानदारी से कहो तो आखिर तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे और उनमें फर्क क्या है? और ये नाम नेमगोंग है और आखिर कितना लंबा समय पहले था जब नेमगोंग फैमिली की गोल्डन एज चल रही थी। और आखिर जो तुमने क्या मेहनत की है इस फैमिली को वापस रिस्टोर करने के लिए और उसके ओरिजिनल ग्लोरी तक ले जाने के लिए। तो मीन कुछ बोल नहीं पा रही होती है। यूलजी हो बोलता है कि अगर तुम सच में अपने परिवार को वापस जिंदा करना चाहती हो तो ये सर अपने फालतू के गर्व और प्राइड को फेंक दो सच में और इतना ज्यादा अपने आप को बड़ा समझना बंद कर दो और वरना तुम ये देख नहीं पाओगे कि असल में क्या इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे सामने क्या है। और अभी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो उनमें से हर एक इंसान कितना ताकतवर होगा और आखिर वो नेमगोंग फैमिली के कितने वफादार बन के रहेंगे और आखिर किस परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी के साथ में वो गहरी सांस लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो तुम खुद जाकर दूसरों को ढूंढो क्योंकि मैं नहीं ढूंढने वाला। मिन बोलती क्या? और वो गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है और वो बुढ़ा आदमी बोलता लेडी मिन और बाद में वो वापस उसके पीछे पीछे चला जाता है। कैंग यू आते हुए बोलता है कि बड़े भाई और तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही क्रूर बात कर रहे थे यार और मेरा मतलब कि वो नेमगोंग की हेड है नहीं। तो यूलजी हो बोलता है कि ये जो मैटर है ये नेमगोंग फैमिली को वापस अपने पुराने वाले ग्लोरी तक ले जाने का है और हम लोग उनकी मदद करेंगे लेकिन हमारी जो मदद है वो टेम्पररी है समझे। और कैंग यू बोलता है हाँ बात तो सही। और कैंग यू बोलता है कि हाँ बात तो सही है लेकिन फिर भी यूलजी हो बोलता है कि वो जो बच्ची है वो नेमगोंग फैमिली में अभी सबसे ऊपर है और इसीलिए और आखिर वो ऐसे ऐसे दिल के साथ में क्या ही कर पाएगी जब वो भेदभाव करेगी और किसी को भी नहीं पता उसको कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़े। और हम ऐसे अपने इतने गर्वशाली बन के उन मुसीबतों से नहीं लड़ सकते और हमें पता होना चाहिए ना कि आखिर अपने घर को छोड़कर कब हमें झुकना पड़े और अगर रेंगना पड़े तो रेंगना भी पड़ेगा सिचुएशन में। और एक खत्म हो चुके परिवार को वापस ऊपर लाना और ऐसे परिवार का हेड बनना ये कोई बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है समझे। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चलो और हमने फैमिली हेड ने हमें परमिशन दे दी और चलो अभी ट्रेनिंग के लिए चलते हैं। कैंग यू बोलता है क्या? और हम इसको परमिशन समझ सकते हैं क्या? यूलजी हो बोलता है कि वो मना नहीं कर पाए और इसीलिए इसको अभी के लिए हाँ समझते समझे। कैंग यू बोलता है क्या? और इसी के साथ में हम किसी और जगह का सीन देखते जहाँ पर कि यूलजी हो बोलता है क्या सभी लोग यहाँ पर आ गए और जो मार्शल आर्ट तुम लोग सीखोगे वो है अनबाउंडेड स्वॉर्ड आर्ट जो कि यहाँ पर नेमगोंग फैमिली का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड आर्ट है पहले भूतकाल में सिखाया जाता था। दूसरे लोग बोलते हैं अनबाउंडेड स्वॉर्ड आर्ट क्या हम सच में सीख सकते हैं? दूसरा एक बंदा बोलता उसने कहा ना कि वो हमें सिखाएगा तो मैं कोशिश करूंगा लेकिन। और तभी उन सबके बीच में एक बंदा होता है और बोलता मेरे पास में एक सवाल है। यूलजी हो बोलता हाँ पूछो। वो बंदा बोलता क्या अगर ये एक ऐसी स्किल है इतनी ज्यादा ऊपर वाली तो ये हमारे लिए सीखना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हमारी अंदर की चीज कम है। तो यूलजी हो मन में सोचता कि इसका नाम क्या था? हाँ चोन डू मून राइट। और ये जंग मून क्लैन का आखिरी वंशज है और उसको उसकी चीजें अच्छे से पता है। यूलजी हो बोलता है हाँ तुमने अच्छा सवाल पूछा और इसीलिए तुम लोग अपनी अंदर की चीज को कल्टीवेट करना भी शुरू करने वाले हो। वो लोग बोलते क्या अंदर की चीज? यूलजी हो बोलता क्या? और क्या तुम निराश हो क्योंकि ये कुछ ज्यादा ऑब्वियस है? दूसरा बंदा बोलता नहीं सर। और यूलजी हो बोलता कि जो अंदर की चीज है वो सारे मार्शल आर्ट की बेसिक होती है समझे। और अगर तुम अपने अंदर की चीज को कल्टीवेट नहीं करोगे तो भले तुम मार्शल आर्ट को मास्टर कर लो लेकिन तुम उसके पोटेंशियल को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और इसलिए मैंने इसको तैयार किया है। और एक डब्बा वहां पर लाया जाता है और यूलजी हो उसको खोलता है। दूसरा लोग बोलता है आखिर वो क्या नामुमकिन? यूलजी हो बोलता है कि हाँ ये पैलेट्स है और अगर एग्जैक्ट कहा जाए तो ये मेडिकल स्किल के द्वारा बनाई गई मेरे परिवार की और ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। दूसरे लोग बोलते हैं वाह। और यूलजी बोलते ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है और ये शाओलिन की पैलेट या फिर मुडेंग फैक्शन की पैलेट जितनी अच्छी भी नहीं है और लेकिन फिर भी जब तक कि तुम अच्छे से ट्रेनिंग करोगे तो ये तुम्हारी चीज को काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। और पीछे नेमगोंग मिन भी ट्रेनिंग के कपड़ों में आ चुकी होती है और कोई बोलता है कि चौबन और जॉन तुम जाओ और सभी लोगों को ये पैलेट दे के आ जाओ। वो लोग बोलते ठीक है। कैंग यू बोलता क्या ये चीज सच में इतनी कुछ अच्छी है? हे वोंग बोलता मैं और दूसरे लोगों ने खाई थी और ये सच में बेस्ट थी। कैंग यू बोलता सच में? और अगर ऐसी बात है तो यूलजी हो पीछे देखता है और कैंग यू उधर मुड़ जाता है वापस। यूलजी हो बोलता तुम्हें लगता है कि ये
इतनी ज़्यादा काफ़ी है कि तुम्हें भी एक मिल जाएगी। हाँ कहेंगे, वो बोलता वेल मुझे लग रहा था यूएलजी हो बोलता भूल जाओ, और तुम्हें इससे भी ज़्यादा बेहतर चीज़ें खिलाकर बड़ा किया गया तो ये तुम्हारे किसी काम की नहीं आएगी, समझे। और आगे वो बोलता ठीक है चलो, सभी लोगों को मिल गई। वो लोग बोलते हाँ सर। और आगे यूएलजी हो बोलता चलो, और अभी मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाने वाला हूँ इनर कल्टीवेशन का, और वो मेरे बाद में रिपीट करो। और ये भले तुमने जो अभी तक सीखा होगा उससे अलग होगा, लेकिन अंदर की चीज को कल्टीवेट करने का तरीका तो सबका सेम ही होता है। और ये भले शुरू में तुम्हें मुश्किल लगे, लेकिन जब तुम एक बार सीख जाओगे तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और वो लोग बोलते ठीक है सर। और इसी के साथ में यूएलजी हो बोलता है चलो, और मदर नेचर की ची को ऑब्जर्व करने के लिए तुम्हें अंदर से शांत होना होगा, अपने दिमाग और माइंड को। और इसी के साथ में इसको पीस ऑफ द इनर माइंड कहा जाता है। और भले ये फॉर्म इनविजिबल है एकदम अंधेरे की तरह, लेकिन इसी के कारण तुम्हारी बॉडी एक पीस में रहती है। और इसी के साथ में वो सारी चीज़ें बताई जा रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये यूएलजी हो जब सभी लोगों को कल्टीवेशन की चीज़ें बता रहा होता है, जो कि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कल्टीवेशन एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ है जो हर किसी को नहीं बताई जा सकती, वरना तुम लोग गलत इस्तेमाल कर लोगे उन शक्तियों का, समझे। इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। और जो मीन होती है वो देखते सोती 1 मिनट, और ये डाई एंड डिवाइन आर्ट की टेक्निक है। और ये तो इकलौता कारण है कि हमारी नेमगोक फैमिली एग्जिस्ट करती है, और वो उन लोगों को ऐसी वैल्यूएबल चीज़ ऐसे सिखा रहा है जैसे कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे पास में बीच में पढ़ने का कोई बहाना भी नहीं है। यूएलजी हो बोलता चलो, और अगला है वॉक ऑफ द मून एंड क्लाउड्स। मीन मन में सोचते कि मुझे गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन जो उसने कहा वो बात सच है। और यूएलजी हो बोलता कि जो लोग इस मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनको पता होगा कि आखिर मूवमेंट टेक्निक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं। और मीन मन में सोच रहे थे कि मैंने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया और इसीलिए मुझे बदलना होगा, और हमारे परिवार के लिए, और साथ ही में दादाजी के लिए, जो कि पूरी जिंदगी हमारे परिवार के लिए काम करते रह गए। आगे हम देखते कि यूएलजी हो उन सबको सब कुछ दिखा रहा होता है, और मीन मन में सोचती कि मैं बड़े भाई से सारी चीज़ें सीख लूंगी और ताकतवर बन जाऊंगी, और ताकि मैं एक प्रॉपर फैमिली हेड बन पाऊँ। और इसी के साथ में वो ट्रेनिंग कर रही होती। यूएलजी वो देखते हुए मन में सोचता कि वाह, और इतने कम समय में ही उसकी जो आंखें थी वो वापस उतनी चमकने लग गई, नहीं। और वहाँ पर जो मीन होती है वो ट्रेनिंग किए जा रही होती है। यूएलजी मन में सोचता है सच में मैं देखना चाहता हूँ कि भविष्य में हमारे लिए और क्या क्या रखा होगा। और इसके बाद में यूएलजी हो ने सभी लोगों को एक एजिलिटी की टेक्निक सिखाई, और आगे वो बोलता है कि अब म्यूग्यू गाई, और पक्का करना कि तुम लोग मुझे अच्छे से फॉलो करो। और ये जो टेक्निक थी ये सच में सबको पता होनी चाहिए, ऐसी टेक्निक थी नेमगोंग फैमिली के अंदर। और इसमें थोड़ा समय लगा सबको सिखाने में, कल्टीवेशन और मूवमेंट टेक्निक सब कुछ सिखाने में, लेकिन यूएलजी हो उसने बिल्कुल भी आलस नहीं किया। और आगे वो मन में सोचा कि ये लोग किसी तरह से तो टिके रह रहे। और आगे बोलता चलो अगला है कि हम लोग अभी अनबाउंडेड स्वॉर्ड आर्ट को अच्छे से और अंदर तक सीखेंगे, और लेकिन उससे पहले, और वो ची का इस्तेमाल करके बोलता कि मीन यहाँ पर आगे आ जाओ। और मीन जब ऊपर आती है और बोलते आखिर क्या हुआ बड़े भाई। यूएलजी हो बोलता कि जरा यहाँ पर आगे आओ 1 सेकंड के लिए। और वो बोलता कि यूल च्योन। सामने वाला बंदा बोलता हाँ मास्टर। और यूएलजी हो बोलता आखिर तुम मास्टर किसको बुला रहे हो। वो बंदा बोलता क्या। और आगे यूएलजी हो सबको बोलता सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो, और ये कारण कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है ये इसलिए क्योंकि जो ये नेमगोंग फैमिली की लेडी है यहाँ पर खड़ी है उसके कारण, और वो तुम सभी लोगों के साथ में ट्रेनिंग कर रही है। और यहाँ तक कि उसने अभी तक नेमगोंग फैमिली के हेड का रोल नहीं लिया, लेकिन वही है नेमगोंग फैमिली की अगली हेड, और इसीलिए और इसके लिए कोई मना भी नहीं कर सकता, समझे। और वो अगली हेड है और साथ ही में अगली मास्टर है, जिसको कि तुम्हें अपनी जान खतरे में डालकर उसकी रक्षा करनी होगी, तुम लोग समझे। तो सभी लोग बोलते कि हाँ सर, और हम ये माइंड में रखेंगे। और आगे यूएलजी हो बोलता है और हाँ तुम यूल च्योन बोलता है हाँ सर। यूएलजी हो बोलता तुम और तुम्हारे जितने भी छोटे भाई हैं उनको ये मार्शल आर्ट, ये तलवारबाजी का स्वॉर्ड आर्ट सीखने की जरूरत नहीं है। वो बंदा बोलता क्या, और आखिर ऐसा क्यों। यूएलजी हो बोलता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा उम्र में बड़े हो चुके हो और अभी अपनी अंदर की चीज़ को कल्टीवेट करने के लिए और स्वॉर्ड आर्ट को मास्टर नहीं कर पाओगे, और दूसरे लोगों के साथ अगर तुम ट्रेनिंग करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, और जो रिजल्ट होंगे वो इतने भी अच्छे नहीं होंगे। तो वो बंदा बोलता तो आखिर आप बोल रहे हो कि हम ऐसे बैठे रहे और कुछ नहीं करें। यूएलजी हो बोलता है ऐसा किसने कहा, और तुम लोगों के लिए और कोई चीज़ है जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वो लोग बोलते दूसरा कुछ। यूएलजी हो बोलता है कि हाँ, और तुम सच में एकदम उसके लिए उम्मीद रख सकते हो। और इसी के साथ में हम अगला दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सभी लोगों को इकट्ठा किया गया होता है, और यूएलजी बोलता है चलो तुम सभी लोग तो आगे नहीं, और यहाँ पर जो लोग को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है तुम अब अपनी पुरानी स्क्वाड का नाम भूल जाओ और अब से तुमको बस हेवनली थंडर बुलाया जाएगा। वो लोग बोलते हैं हाँ सर। और इसी के साथ में वो लोग के सामने कुछ चीज़ें रखी जाती है और यूएलजी बोलता है चलो सामने देखो सभी लोग, और वो लोग बोलते हैं ये तो धनुष है। नहीं, यूएलजी बोलता है कि हाँ ये लोहे के धनुष है जो कि मैंने बनवाए हैं, और आज से तुम लोगों को धनुष का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। और तुमने भले ये पहले देखे होंगे और छोटी उम्र में इनका इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन असलियत में जो ये धनुष है ये लड़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन किसी ने भी धनुष के आर्ट को मास्टर नहीं किया। और तुम्हें इसका कारण पता है। तो सामने वाला बंदा बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि इसको इस्तेमाल करना अनकंफर्टेबल है, और साथ ही में ये नज़दीक की लड़ाई में ये बेकार है, और साथ ही में दूसरे हथियार से लड़ने से जो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसके साथ में। यूएलजी बोलता है हाँ सही कहा, लेकिन ये जवाब नहीं है। और आगे यूएलजी बोलता है ऐसा कारण कि जो ये मार्शल आर्टिस्ट है वो दूर से हमले करने को कायर कहते हैं, मतलब कायरता वाला हमला कहा जाता है। वो लोग बोलते हैं हाँ सही कहा यार, और इसका सेंस तो बनता है। यूएलजी बोलता है हाँ इसका सेंस, और ये पहले था
और वो एकदम से बोलता है आखिर तुम लोग इतने ज्यादा पैथेटिक हो। और दूसरे लोग थोड़े डर जाते। यूएल जो बोलता है कायर था और आखिर ये क्या है। और मतलब तलवार और चाकू इस्तेमाल करना जस्टिफाइड है, लेकिन बस एक धनुष का इस्तेमाल करना कायर और ये तो बकवास है, समझे। और जिसने भी ये कहा है वो बस मार्शल आर्ट को शो ऑफ के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा, और ताकि दूसरे लोगों को ये दिखा सके कि आखिर वो कितने ताकतवर है, नहीं। और सभी लोग ये सुनकर शांत हो जाते। और ईविल जो अब आगे बोलता है ठीक है चलो। और भले जो भी ऐसा बोलता है कि धनुष का इस्तेमाल करना कायरता वाला है, उसको पता नहीं कि आखिर धनुष कितना ज्यादा काम का है, और तुम लोग समझ गए। वो लोग बोलते हैं हाँ सर। ईविल जो बोलता है ठीक है चलो, बातें बहुत हुई और ध्यान से देखो। और वो एक धनुष उठाता है और उसमें एक तीर चढ़ाकर चला देता है, और उसका तीर सामने जाकर निशाने के सेंटर में लगता है। ईविल जो बोलता है कि ये शॉट सबसे ज्यादा आसान है और सबसे बेसिक वाला सीधा शॉट है। और दूसरा बंदा बोलता है कि वाह, और इतनी ज्यादा दूर तक भी, और ये अमेजिंग है। और आगे ईविल जो और तीर चलाता है, और वो 3 तीर एक साथ में चलाता है और वो सब भी लगते हैं। और वो बोलता है ये है रैपिड फायर, जो कि तेज और एक्यूरेट शॉट के लिए है। वो लोग बोलते हैं वाह, और वो सभी सेंटर में लगे। ईविल जो बोलता है कि ये अभी इतना ज्यादा चौंकने का समय नहीं है, और तुम लोगों को भी ट्रेनिंग करके इस लेवल पर तो आना ही होगा। वो लोग बोलते हैं हम। ईविल जो बोलता है कि हाँ, और ये सिचुएशन को देखते हुए तुम लोगों को ये भी करना होगा। वो 3 तीर को उठाता और चलाता है, और वो तीनों तीर जाकर वहां पर लगते हैं। और इस बार वो सेंटर में नहीं लगते, वो मतलब 3 अलग अलग जगह पर लगते हैं। ईविल जो बोलता है कि ये लगातार वाले शॉट है, और तुम ज्यादा नंबर वाले जो दुश्मन होते हैं उन पर इसके साथ में हमला कर सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारी जो एक्यूरेसी है, मतलब कि निशाना, वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। और अगर तुम ध्यान ना रखो तो दोस्तों को भी चोट लग सकती है। और इसीलिए कभी कभी कोई पागलपंती मत करना जब 3 से ज्यादा तीर चलाने वाली चीज है। और अब भले तुम्हारा निशाना कितना भी अच्छा हो, लेकिन बस 3 तीर ही एक साथ में चलाना, और एक्यूरेसी मतलब निशाना अच्छे से लगना चाहिए धनुष के साथ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो लोग बोलते हैं यस सर। और ईविल जो बोलता है ठीक है चलो। और ये सुनने से ज्यादा देखना बेहतर है, नहीं, और इसलिए मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल बताता हूँ, और इसके बाद में तुम ये खुद ट्राई करना। और आगे सभी लोगों को धनुष और तीर दिए जाते हैं। और ईविल जो बोलता है मैं तुम्हें पहले बता दूं क्योंकि ये प्रैक्टिस है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आलस कर सकते हो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सच में नर्क दिखाऊंगा, समझे। और दूसरे लोग बोलते हैं अरे यार मम्मी, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। और इसी के साथ में जो टीम हेवनली थंडर थी उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। और आगे हम देखते हैं कि जब वो लोग ट्रेनिंग चल रही थी, ईविल जो बोलते हैं चलो, और सभी लोग अपने धनुष की वो डोरी को पीछे खींचो, और सभी लोग ताकत लगाए जा रहे होते हैं। और ईविल जो बोलता है अरे अरे, और इस तरह से इतना ज्यादा फोर्स मत करो, और सीधे खड़े रहो, और डायरेक्टली टारगेट की तरफ निशाना लगा और हल्के से इसको छोड़ दो। और सभी लोग तीर चलाते, और ईविल जो एकदम से चौंक जाता और बोलता हे भगवान। और हम देखते हैं कि निशाने के आसपास में भी तीर नहीं होते। ईविल जो बोलता मुझे लगा था एटलीस्ट तुम में से कुछ लोगों को तो टारगेट पर तीर लगेंगे। वो लोग बोलते हैं माफी चाहते हैं सर। ईविल जी बोलता है चलो कुछ भी हो, लेकिन ये पहली बार नॉर्मल है और वापस करो। और बाद में ईविल जी ने सभी लोगों के जितने भी फॉर्म्स वगैरह थे उनको करेक्ट किया हेवनली थंडर के मेंबर्स के, और उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करवाता रहा। और इसके साथ में बोलता वापस, और वापस निशाना लगा। और कुछ लोग बोलते मेरा हाथ यार। ईविल जी बोलता है कि ये इतना भी आसान नहीं जितना दिखता है, राइट। वो लोग बोलते हैं हाँ। ईविल जी बोलता है ठीक है चलो, तो अभी के लिए इतना तुम ये करते रहना, और तुम लोगों की प्रोग्रेस बाद में हम देखेंगे। वो लोग बोलते ठीक है सर। ईविल जी बोलता ठीक है चलो, कुछ देर के लिए आराम कर लो, और बाद में वापस प्रैक्टिस करना शुरू करना, और मैं बाद में बेसमेंट के ट्रेनिंग ग्राउंड में जा रहा हूँ, समझे। वो लोग बोलते ठीक है। और एक मिनट, मेरा एक सवाल है। ईविल जी बोलता क्या। वो बंदा बोलता क्या सच में रैपिड फायर से ऊपर वाली भी कोई स्किल है। ईविल जी बोलता हाँ है, लेकिन आखिर तुम पूछ क्यों रहे, देखना चाहोगे। वो बंदा बोलता कि हाँ। ईविल जी बोलता है अच्छा तो ठीक है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि ईविल जी ऊपर की तरफ निशाना लगाता है, और पीछे वाला बंदा मन में सोचता है कि वो बस ऐसे आसमान की तरफ निशाना क्यों लगा रहा है। और ईविल जी जब आसमान में तीर चलाता, तीर ऊपर चला जाता है, और वो लोग देखते रह जाते। ईविल जी बोलता रहा जगह से हिलना मत और देखो। वो बंदा बोलता आखिर आपका मतलब क्या है। और तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक तीर पीछे से वापस आता है और उनके बीच से होते हुए निकल जाता है। और वो बंदा मन में सोचता है कि ये जो तीर था वो घूम कर वापस आया और हमारे छोटे से जगह से निकल गया। ईविल जी बोलता है सभी लोगों ने देखा ना, और इसको ची के द्वारा गाइड किया गया तीर कहा जाता है। और इसी के साथ हमारा ईविल जी बोलता है कि तुम सभी लोगों ने ये देख लिया, राइट, और इसको ची के द्वारा गाइड किया गया तीर कहा जाता है। और दूसरे लोग बोलते हैं क्या ची से गाइड किया हुआ तीर। और ईविल जी मन में सोचता है कि वेल, उसको इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए ची गाइडेड एरो के साथ में। और आगे दूसरा बंदा बोलता है क्या भविष्य में मैं भी। तभी ईविल जी बोलता है चलो, और सभी लोग ट्रेनिंग पर लग जाओ। और मन में सोचता है वेल चलो, और इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हम देखते हैं कि कहीं पर जो नेमगोंग मिन होती है वो एक जगह पर अकेले ट्रेनिंग कर रही होती है। और जब वो ट्रेनिंग वगैरह करे जा रही होती है, इधर उधर कूद कर तलवार चला रही होती है। और तभी जब वो आराम करने बैठती है तो मन में सोचती है कि इतना काफी नहीं है, और अगर मैं हमारे परिवार को वापस जिंदा करना चाहती हूँ और तो चीजें वापस पहले ही जैसे सिचुएशन में खत्म हो जाएगी। और तभी वहां पर कोई आता है और वो नेमगोंग मिन बोलते ग्रैम्स। और दादाजी बोलते हैं कि क्या ये ठीक से नहीं चल रहा है क्या। नेमगोंग मिन बोलते कि ये ठीक ही है। और तभी वहां पर जो कैंग आया होता है वो मन में सोचता है कि वो खूबसूरत है यार, और जब वो उदास होती तब भी इतनी खूबसूरत लग रही है। नेमगोंग मिन बोलते आखिर क्या हुआ। तो वो दादाजी बोलते कि मास्टर ईविल जी आपको ढूंढ रहे। नेमगोंग मिन मन में सोच रहे कि हमको बार बार मीटिंग करनी पड़ी थी, लेकिन उसने
उसने कभी भी मुझे ट्रेनिंग के बीच में नहीं बुलाया है। और आगे वो बोलती क्या कुछ हुआ? तो कैंग यू बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और उसने कहा था कि उसको कुछ डिस्कस करना है। मीन बोलती क्या डिस्कस? और इसी के साथ में वो कुछ सोच रहे होते और हम देखते कि मीटिंग में सभी लोग बैठे होते, मतलब कि सभी तो नहीं, वो जो मेन लोग होते वही। यूएलजी हो बोलता है कि हमारा पैसा खत्म हो चुका है, और सभी लोग बोलते क्या? और कैंग यू बोलता है कि लेकिन अभी बस 5 महीने तो हुए और क्या सारा पैसा खत्म हो गया? यूएलजी हो बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि एक खत्म हुए परिवार को वापस जिंदा करना इतनी आसान चीज़ है क्या? और वेल अगर तुम ये इन्वेस्टमेंट के रूप में इसको देखो तो ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास में और कुछ ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं और अभी हमें कुछ और सोचना होगा। और क्या किसी के पास में और कुछ आइडिया है? तो तभी वो जो पायलट होता है वोंग, वो बोलता है मुझे लगता है कि मेरे पास में एक आइडिया है। और यूएलजी हो बोलता है कि हाँ है वोंग, और बोलो तुम्हारा क्या आइडिया है? तो हे वोंग बोलता है कि मुझे लगता है कैसा रहेगा कि हम मेरे पिताजी से मदद मांगे। यूएलजी हो बोलता नहीं, और एक बेटा अपने घर से एक वादा करके निकला है और तुम बस अपने पिताजी से मदद नहीं मांग सकते क्योंकि बस तुम्हें थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, तुम्हारे ये मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन चलो और कोई रास्ता सोचते हैं। हे वोंग बोलता ठीक है समझ गया मास्टर। और इसी के साथ में चौबन वहाँ पर वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। यूएलजी हो बोलता चौबन। चौबन बोलता हाँ मास्टर। यूएलजी हो बोलता है कि लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, और क्या तुम हमें बताना चाहोगे? तो चौबन बोलता वेल। यूएलजी हो बोलता कोई बात नहीं, तुम बोलो और मैं सुनना चाहूँगा। चौबन बोलता ठीक है चलो, और मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा है, और कैसा रहेगा कि हम लोग सिक्योरिटी के लिए एस्कॉर्ट्स बन जाए। और यूएलजी बोलता है क्या एस्कॉर्ट्स? और तभी कोई बोलता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल होगा। और वो दादाजी बोलते हैं कि होनाम पैलेस के अंदर बहुत सारी एस्कॉर्ट कंपनीज है, और प्रॉब्लम यह है कि उनमें से जो ज़्यादातर है वो सभी डार्क पाथ से रिलेटेड है। यूएलजी बोलता है एग्जैक्टली आखिर यहाँ पर कितने ज़्यादा है? तो वो दादाजी बोलते हैं 7 या फिर ऐसे ही कुछ। और यहाँ पर जो सबसे 2 बड़े क्लैन है वो भी है, और वो कुछ 7 मिलियन के आसपास प्रॉफिट में कमाते हैं। और यूएलजी बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा पैसा है। चौबन बोलता है कि और उनके पास में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लोग होंगे ना जो उनके ऊपर हाथ रखा होगा पीछे उनके। यूएलजी बोलता है ऊपर हाथ। चौबन बोलता है कि हाँ, और चलो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। और जो चेंगसा गार्ड्स है उनको चेंगसा हाउस लीड करते हैं, और साथ ही में जो एंग्री फॉक्स फैक्शन है उनका उनके पीछे हाथ है। और साथ ही में जो डैनियंग गार्ड है उनको शोयंग लीड करता है, और उनके पीछे शेडो ब्लेड फैक्शन का हाथ है। यूएलजी हो बोलता है कि वाह, और तुम्हें सच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता है। चौबन बोलता है थैंक यू मास्टर, और मैंने आपने जो पिछली बार हमें किताब दी थी वो पढ़ी थी और उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। यूएलजी हो बोलता है ठीक है चलो, और भले ये सारी चीज़ें ऐसी तरह से चलती रहे, लेकिन तुम्हारे पास में एक कारण है ना कि हम लोग यहाँ पर एक पूरी एस्कॉर्ट एजेंसी की चीज़ चालू करें, उसके पीछे का कोई। तो चौबन बोलता हाँ सही कहा सर, और अगर हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं है तो और कुछ भी नहीं बचेगा, और एक एस्कॉर्ट एजेंसी से ज़्यादा इनकम और किसी में नहीं मिल सकती है, और खास करके जोग्यान के अंदर। और अगर हम लोग सिल्वर रिवर्स कॉमर्स के साथ में पार्टनरशिप बना ले तो हमारे जो पैसे वगैरह की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। और सभी लोग बोलते हैं वो ऐसी बात है। यूएलजी हो मन में सोचा कि मैंने अभी कुछ ही समय पहले नोटिस किया था, लेकिन चौबन वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और उसको एक पायरेट के रूप में वेस्ट नहीं किया जा सकता यार। और वो कोई जीनियस तो नहीं है, लेकिन वो समझदार तो है, और अगर वो इसी तरह से थोड़ा बहुत इसके टैलेंट का इस्तेमाल करे तो वो एक नेमगोंग फैमिली का समझदार एल्डर तो बन ही सकता है। और चौबन बोलता लेकिन। यूएलजी बोलता हाँ लेकिन क्या? चौबन बोलता लेकिन जो चेंगसा फैक्शन है उसने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और जो एंग्री फॉक्स है वो अभी यहाँ पर कभी कभी इनके सामने खड़ा हो चुका होता है। कैंग यू बोलता है ओए, तो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से कुछ भी करना होगा ना तब तो। यूएलजी बोलता आखिर सब लोग चिंता क्यों कर रहे हो, और हमें तो बस यहाँ पर ये छोटी मोटी चीज़ों से निपटना ही तो है। और हम देखते हैं कि योंगयांग गार्ड्स के वहाँ का सीन, जहाँ पर कि एक इंसान वहाँ पर कुछ देख रहा होता है, और वो बोलता है अंत में हमारा जो परिवार है उसका अंत मेरे साथ में ही होगा, और मैं अब अपने पूर्वजों को अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकता यार। और हमें बताया जाता है ये यूनियन गार्ड्स का कमांडर होता है कैंग अन ग्योंग। और वो बोलता है अरे यार, और हमारे पास में बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, लेकिन अगर अभी तक तो मैंने पिछले सभी लोगों की सैलरी भी नहीं दी पिछले महीने की। और वो मन में सोचता है कि जो डेगजो सर थे जो कि नेमगोंग फैमिली के ब्रांच का एक हिस्सा थे, और वो एस्कॉर्ट फैक्शन 190 साल पहले की बात है, और ये सब कुछ भूतकाल की बात है यार। और तभी उसको आवाज़ आती है कि वो जो कर्जा है वो हम तुम्हारे लिए चुका देंगे। तो वो बंदा एकदम से तलवार लेता है और बोलता है कि आखिर वहाँ पर कौन है? यूएलजी हो आते हो बोलता है कि हम लोग कोई चोर वगैरह नहीं है, तो तुम्हें अपनी तलवार निकालने की जरूरत नहीं है। सामने वाला बंदा बोलता है आखिर तुम लोग हो कौन? यूएलजी हो बोलता है कि हम लोग नेमगोंग फैमिली से है। सामने वाला बंदा बोलता है क्या नेमगोंग फैमिली? यूएलजी हो बोलता है कि हाँ, और क्योंकि हमें यहाँ पर आपकी एस्कॉर्ट एजेंसी के साथ में कुछ डिस्कस करना इसलिए हम आए हैं। तो वो एस्कॉर्ट एजेंसी का बंदा बोलता है मेरे और ज़्यादा करीब मत आना। और जो नेमगोंग फैमिली उन्होंने पिछले कई सालों से कोई न्यूज़ वगैरह नहीं दिए, और ये तो हो ही नहीं सकता कि उस परिवार के लोग अचानक से आ गए और तुम लोग हो कौन, जवाब दो। यूएलजी हो बोलता है वेल ये थोड़ा सा, और वो अभी अपनी जगह से गायब हो जाता है, और उस बंदे के पीछे आकर उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर मारता है जिससे वो बोल नहीं सकता है। और आगे यूएलजी उसको नीचे बिठाता और बोलता है शांत हो जाओ, जरा इसको देखो। और
वो बंदा बोलता है कि एक मिनट, और ये तो एक पीस ऑफ पेपर है नहीं। यूएलजीओ बोलता है कि जो नेमगोंग फैमिली का लीडर है उसने इसको साइन किया हुआ है। और वो बंदा बोलता है क्या लीडर, और ये सच में फैमिली की सील है और इसका मतलब कि ये असली नेमगोंग फैमिली है। यूएलजीओ उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को वापस रिलीज करता है और बोलता है चलो और अब तुम ध्यान से देखो इसको। और वो बंदा बोलता है ठीक है। और चोबन बोलता है क्या ये ठीक रहेगा। यूएलजीओ बोलता है कि उसने वो सील देख ली तो अब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी के साथ में वो बंदा वो एकदम से खड़ा होता है और बोलता है बिल्कुल, और मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन हमारी अभी की जो सिचुएशन है। तो यूएलजीओ उसका हाथ पकड़ते बोलता है नहीं नहीं, आप ज़्यादा चिंता मत करो, और बस आपने ये सोचा इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। सामने वाला इंसान बोलता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। यूएलजीओ बोलता है कि अगले कुछ हफ्तों में आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाओगे, इतने ज़्यादा कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, और बहुत सारे लोग आपके पास में आएंगे काम लेकर। तो बंदा बोलता है मैं कुछ समझ नहीं पाया। और इसी के साथ में हम देखते कुछ दिन बीत भी जाते, और कहीं पर कैंग्यू बोलता है कि बड़े भाई क्या हमें सच में करने की जरूरत है। यूएलजीओ बोलता है शांत हो जाओ, और तुम्हें क्या लगता है मैं भी ये करना चाहता हूँ। और कैंग्यू बोलता है अरे यार, और मैं इतना ज़्यादा गौरवशाली कैंग्यू, और मैं एक चोर बन चुका हूँ, लुटेरा, और अगर मेरे पिताजी को इसके बारे में पता चल जाएगा तो वो बेहोश हो जाएंगे, और ऐसा भी नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। यूएलजीओ बोलता है अरे यार, और तुम्हें बस थोड़ी सी शांति रखनी है यार, और तुम्हें क्या लगता है हमें अभी पैसे की ज़रूरत है राइट, और इसीलिए तो, और हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं है, तो कंप्लेन करना बंद करो और सामने नजर रखो। और चौबन बोलता मास्टर वो लोग वहाँ पर है, और कोई बोलता चलो वो लोग आ चुके हैं। और इसी के साथ में सामने की तरफ बहुत सारे लोग आ रहे होते। चौबन बोलता कि ये कुछ 10 मार्शल आर्टिस्ट है और उनके साथ में 30 काम करने वाले हैं, और जो एस्कॉट वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक स्किल वाले तो लग रहे हैं, और उनमें से 5 लोग कमांडर भी है, और कुछ एंग्री फॉक्स के फैक्शन के भी एस्कॉट्स है। और कैंग्यू बोलता कि ये बहुत सारे लोग हैं और वो लोग तैयारी के साथ में आए हैं। यूएलजीओ बोलता ठीक है चलो और अब आगे बढ़ो हमारे प्लान के साथ में। और वो बोलता हे वोंग, और तुम यहाँ पर इंतजार करो और अगर जरूरत पड़े तो ही आना। हे वोंग बोलता ठीक है मास्टर। और आगे यूएलजीओ बोलता चलो दूसरे सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और वो मास्क पहनता और बोलता ये सच में अभी बहुत ही ज़्यादा लंबी रात होने वाली है। और इसी के साथ हमारा ये कि पिछले कुछ दिनों से हमने बहुत सारे जितने भी सिल्वर रिवर्स कॉमर्स गिल्ड थे उनके ऊपर अम्बुश किया और बाद में उन पर हमला किया। और जो कॉमर्स के जितने भी लोग थे यहाँ पर उन लोगों ने और भी ज्यादा लोगों को हायर करके हमको रोकने की कोशिश की, लेकिन हम देखते हैं कि यूएलजीओ बोलता है कि वासा और कैसा चल रहा है, वो लोग बोलते वापस। और यूएलजीओ आगे बताता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही तेज थे कि वो लोग हमें पकड़ ही नहीं पाए कभी। और इसी के साथ में वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं और दूसरे लोग बोलते हैं अरे यार वो बहुत ज्यादा तेज है। और कहेंगे मन में सोचा ये एक परिवार को जिंदा करने के लिए तो ये अच्छे कारण से ले जा रहे हैं हम नहीं। और इसी के साथ हम एक एम्प्टी एक रॉक के वहाँ का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कोई बोलता हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुंच गए। दूसरा बंदा बोल रहा होता कि हमें बस एक ही काम करना है और हमें बस इस पहाड़ के टॉप तक पहुंचना है। और तभी उन लोगों को कुछ नोटिस होता है। एक बंदा बोलता है आखिर तुम इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो यार, और वहां पर किसी जानवर के बोलने की आवाज आती है। दूसरा बंदा बोलता है अरे यार मतलब कि वो चोर वगैरह बार बार यहाँ पर आए जा रहे हैं और हमें लूटे जा रहे हैं और बहुत ज्यादा बहादुर भी है वो। तो दूसरा बंदा बोलता है इसीलिए तो हम पहले से ज्यादा तैयारी के साथ में आए हैं। पहला वाला इंसान बोलता लेकिन फिर भी। दूसरा बोलता है कि चिंता मत करो बड़े भाई, और जो कमांडर है उन्होंने हमें ऑर्डर दिए हुए। और तभी उनको आवाज आती है अरे अरे ऐसी बात है क्या। तो तभी वो इंसान अपनी तलवार निकालता है और बोलता है वहां पर कौन है। और जो व्यापारी होता है उसका भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। और यूएलजीओ और उसकी टीम वहां पर आ चुकी होती है और वो बोलता है कि वेल तुम अभी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। सामने वाले लोग बोलते हैं ये वही लोग है यार। और दूसरा बंदा बोलता डरो मत और सभी अपनी जगह पर खड़े रहो और यहाँ पर घाट पे ही रहना और एकदम सावधान। और तभी कुछ लोग हमला करने के लिए बढ़ते और उन्होंने उन सबको घेर लिया होता है। यूएलजीओ बोलता है कि वाह, और क्या तुम लोग इसके लिए ट्रेनिंग करके आए क्या, और तुम लोग पहले से थोड़े तेज हो चुके हो। और तभी वो सामने देखता और बोलता आखिर ये कौन है, और ये तो वही चेंगशा गार्ड का रिप्रेजेंटेटिव है ना वो गैंगशन। और सामने वाला बंदा बोलता ओए और तुम वही फेमस चोर हो नहीं। यूएलजीओ बोलता है कि कम ऑन यार, और इस तरह से मुझे ऐसा डरावना चेहरा मत दिखाओ, और हम तो बस जिंदा रहने के लिए पैसा कमा रहे नहीं। दूसरा बंदा बोलता शट अप, और यहाँ पर तुम्हारे हाथ से हारने के बाद में जो भी वो याददाश्त है वो हर रात मुझे सोने भी नहीं देती है, बुरे सपने में आता रहता है। और आज के दिन मैं यहाँ पर इसी वक्त जो जितनी बेइज्जती तुमने मुझे सहने पर मजबूर किया है उस सब का बदला चुकाऊंगा। यूएलजीओ बोलता सच में तुम ऐसा करोगे। वेल हर बार तुम हारे हो तो इस बार तुम ये कैसे कर लोगे। तो तभी उसको आवाज आती कि हाँ, और तुम सच में कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, और सच में तुम इतना ज्यादा मरना चाहते हो, और मैं इस बार अपने साथ में कुछ ऐसे लोगों को लेकर आया हूं जो तुम्हें सीधा नर्क में भेज देंगे, और तो तैयार रहना। और तभी पीछे से एक इंसान आ रहा होता और बोलता है कि मैंने सुना कि तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि तुम कुछ चोरों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इनके लेवल को देखते हुए लगता है कि तुम लोग तो इनके सामने कुछ कर भी नहीं सकते थे। एक बंदा बोलता मैं माफी चाहता हूँ सेंसेई। और यूएलजीओ उसको देखते हुए मन में सोता ये इंसान ये एंग्री फॉक्स फैक्शन का एक एल्डर है और इसका नाम है अनराइवल जैग्युक। और हमें इसकी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि अनराइवल जैग्युक, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर लोगों से लड़ा था, लेकिन वो किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था, बस अपने दोनों हाथों का। और वो एक अनडिफिटेड फाइटर के रूप में अपनी पोजीशन हासिल की थी उसने, और उसको सभी मार्शल आर्टिस्ट अच्छे से जानते हैं और किताब में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। सामने वाला वो बंदा बोलता है कि ओए और आखिर तुम लोग कौन हो, तुम्हारी चीख को देखते हुए लग रहा है कि तुम लोग बस नॉर्मल चोर नहीं हो, तो आखिर तुम्हारे यहाँ पर आने का कारण क्या है।
ईविल जी हो बोलता है कि अगर मैं जवाब दूंगा तो कोई चीज बदलेगी। और सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं तुम लोगों को कम दर्द वाली मौत दूंगा। ईविल जी हो बोलता है अरे यार कम ऑन, और तुम हमें वैसे भी मारने की प्लानिंग कर रहे थे नहीं। सामने वाला बंदा बोलता है वेल चलो, तो मेरे पास में अब और कोई रास्ता नहीं बचा। और इसी के साथ में वो एक सीटी बजाता है। ईविल जी हो मन में सोचता क्या एक सीटी। और जो बंद वहां पर पास में आते हैं उसको बोलता है कि मुझे लगता है कि वो मास्टर आपकी एबिलिटी को टेस्ट करने की कोशिश करेगा ब्लड वुल्फ के साथ में। ईविल जी बोलता है वो ऐसी बात है क्या, और ठीक है चलो, और ये सब कुछ उस किताब से नहीं, और अच्छा काम किया तुमने। चौबन बोलता है यस सर। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि दो लाल कलर के भेड़िया वहां पर आते और वो वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। सामने वाला बंदा बोलता सबसे पहले तो मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा ब्लड वुल्फ के साथ में, और जाओ ब्लड वुल्फ और इनके टुकड़े टुकड़े कर दो। और जो वो भेड़िए होते वो आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन वापस रुक जाते। वो बंदा बोलता उस पर हमला करो, लेकिन ईविल जी हो को देखकर वो भेड़िया आगे भी नहीं बढ़ रहे होते। और वो बंदा मन में सोचता रुको, और क्या ये लोग डरे हुए उस बंदे से, ब्लड वुल्फ उनसे डर गए। और इसी के साथ में वो गुस्से में उन दोनों ब्लड वुल्फ का गला पकड़ता है और बोलता है कि अगर तुम अब उस पर हमला नहीं करोगे तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे, और अभी जाओ। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि दोनों ही भेड़िए उस तरफ जाने लगते हैं और कैंग यू और चोबन सामने आते बोलते कि मास्टर। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो वो ईगल होता है वो एकदम से जाता है और दूसरे लोग बोलते आखिर हवा और अचानक से हुआ क्या। और हम देखते हैं कि जो वो ईगल होता है उसने आगे जाकर अपने पंजे से दोनों ही भेड़ियों के गले को काट लिया होता है और वो ऊपर उड़कर उन दोनों को मार डालता है। और ईगल जी हो बोलता है अरे यार, और दूसरा कोई बोलता है हे भगवान और हमारे ब्लड वुल्फ। और सामने वाला बंदा बोलता है आखिर वो क्या था, वो एक फैल्कन इतना ताकतवर। चौबन बोलता है मुझे पता था कि जो चोल वेंग है वो ताकतवर तो था, लेकिन वो इस लेवल पर ये मुझे नहीं पता था। जॉन बोलता अरे रे, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो चीज़ें कमज़ोर है इसके कारण तो नहीं है नहीं। दूसरा बंदा बोलता चोल वेंग वापस आ जाओ। ईविल जी हो बोलता ठीक है चलो अच्छे बच्चे, और वो ईगल उसके कंधे पर आ जाता है। चौबन बोलता है जो ब्लड वुल्फ है ऐसा कहा जाता है कि वो जो सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनको भी उनकी हालत खराब कर देते, और उसने बस एक बार में उन दोनों को ही मार दिया। ईविल जी हो बोलता अरे अरे मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। दो ईगल भी वो देख रहा होता है और जॉन बोलता है वो हाँ आपने बताया तो था। आगे ईविल जी हो बोलता है चलो, और फालतू की बकवास करके उसको अनकंफर्टेबल मत करो, और अभी वो अच्छे मूड में है, लेकिन अगर तुम बार बार में बात करते रहोगे तो तुम्हें वापस बुली करने आ जाएगा। और ईगल वहां से उड़ने लगता है। वो लोग बोलते ठीक है सर। आगे ईविल जी हो बोलता है एक मिनट वो, और ये जो बीस्ट का जो मास्टर है वो अपने दांत पीस रहा है। और सामने वाला बंदा बोलता है ये, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होगा ना कि मैं तुमसे भी निपट लूँ। और इसी के साथ में वो एक हमला करता है और ईविल जी उसके हमले को डॉज कर लेता है और बोलता है चलो, और समझ गया कि तुम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हो। सामने वाला इंसान बोलता तुम घमंडी बास्टर्ड। ईविल जी बोलता ठीक है चलो और आ जाओ राउंड 2। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो जो फीस्ट वाला बंदा होता है वो मुक्का मारे जा रहा होता है और ईविल जी उसको डॉज करता है और उसके मुक्के से पेड़ भी टूट जाते हैं। ईविल जी बोलता है कि तुम्हारे जो मूव्स है काफ़ी ज़्यादा तेज और डेडली है यार। और आगे वो बोलता है चलो तो अब मेरी बारी नहीं, और वो अपनी तलवार निकालता है और एक हमला करता है। और सामने वाला बंदा मन में सोता है वो तेज है यार, और वो अपने दोनों हाथों को सामने लाता है। और ईविल जी वो मन में सोता है उसने अपने हाथों से मेरी तलवार को ब्लॉक कर लिया। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो उस बंदे ने जो ईविल जी को रोका होता है वो पीछे धकेला जाता है, मतलब उसके पैर पीछे हट जाते हैं। तो ईविल जी की टीम वाले बोलते कि वाह सही कहा बॉस, और दूसरे लोग बोलते सेंसेई। ईविल जी बोलता अमेजिंग, और तुमने बस अपने हाथों से तलवार को रोक दिया यार। सामने वाला बंदा एक मुक्का मारता है और ईविल जी उसके मुक्के को डॉज किए जा रहा होता है, और ऐसे कई सारे हमले होते हैं। और ईविल जी मन में सोचता है कि वाह, और उसके मुक्के काफी ज्यादा तेज है। और वो बंदा बोलता है कि तुम चूहे जैसे बास्टर्ड, और मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। और वो बहुत सारे हमले करता है। ईविल जी मन में सोचता है एक मिनट, और इसके मुक्के मल्टीप्लाई हो गए क्या। और एक दूसरा बंदा बोलता है एक मिनट, और वो मीटियर फिस्ट का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी इतनी जल्दी। और हमें बताया जाता है मीटियर फिस्ट और एक यूनिक मार्शल आर्ट है जो कि जिसके कारण कि इस बंदे को उसकी इतनी ज़्यादा रेप्यूटेशन मिली है, और एक ऐसी स्किल है जिससे कि उसके मुक्के बहुत ज़्यादा ताकत के साथ में भर जाते, और ऐसा दिखता है जैसे कि बहुत ज़्यादा मुक्के हो चुके हैं, 2 से ज़्यादा। और भले कोई भी दुश्मन हो लेकिन उनकी हालत ख़राब हो जाती है इन मुक्कों से। और क्योंकि ये मूव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है तो ये जेंग्योक है, ये भी अपनी स्किल को बस लास्ट में इस्तेमाल करता है, मतलब कि अंत में, कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। और उसका जो स्टूडेंट होता है वो मन में सोचता है इसका मतलब कि ये बंदा बस इतना ज़्यादा ताकतवर है कि उसने हमारे सेंसे को मीटियोर फिस्ट का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। और जो मीटियोर फिस्ट होते हैं वो इधर उधर लग रहे होते, और ईविल जी मन में सोचता है अमेजिंग, और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके मुक्कों के पास में भी अपना खुद का दिमाग हो यार। और वो डॉज करते हुए मन में सोचता है कि बस हर एक बार डॉज करना भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं रहेगा उससे मेरा, और डैमेज, और मैं ऐसे डॉज नहीं करता रह सकता। और वो अपनी तलवार निकालता और बोलता चलो मैं वापस हमला करने के लिए आ रहा हूँ। और तभी हो सकता है एक मिनट आखिर ये क्या, और मुझे थोड़े से चक्कर आने लगे। और सामने वाला बंदा एक हमला करता है और ईविल जी तलवार सामने लाते हुए बोलता नहीं ये नहीं हो सकता यार। और इसी के साथ में उन दोनों के ही हमले से बहुत ज़्यादा ओरा रिलीज होता है और सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और जब वो धूल उड़ रही होती है तो एक बंदा बोलता है सेंसेई, और वो सेंसेई वहाँ पर खड़ा होता है और ईविल जी वहाँ पर घुटने पर होता है और दूसरे लोग बोलते हैं हम जीत गए। और केंग बोलता बड़े भाई आखिर क्या हुआ।
तो ईएलजी और की का इस्तेमाल करके बोलता है शांत हो जाओ। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर